Okay, I hope that I am audible to everybody. So welcome today to my beautiful channel. आज हम लोग ड्रॉपर्स बैच का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं फॉर नीट 2025। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी जिन्होंने एग्जाम दिया। वेट एक सेकंड, चश्मा उतार देती हूँ वरना नहीं रहने देती हूँ। रुको रुको। हाँ, कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी जो अभी इस वक्त नीट 2024 का एग्जाम दे के आया है। यू हैव सर्वाइव्ड द एग्जाम, यू हैव अंडरस्टूड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। नो मैटर यू आर सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, आई एम होपिंग तुम्हारा उतना मार्क्स नहीं आया जितना आना चाहिए था, इसीलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो, वरना तुम तो मजे में रहते हो अभी तक, है ना। तो कोई बात नहीं। देखो, लाइफ में थोड़ी बहुत फेलियर्स तो होती है ना। फेलियर का एफ हमने देखा ही कहाँ पे है। शायद ये तुम्हारी लाइफ का पहला फेलियर है। ठीक है, कोई बात नहीं। फेलियर से मूव ऑन करना पड़ता है, वरना जिंदगी और उस तरीके से जीना आना हमें चाहिए। ठीक है। सो ओके, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। पहली बात, मैं कुछ चीजें तुम्हें क्लियर कर दूं। इसका जो नोट्स है, ये नोट्स बेहतरीन नोट्स है, तुम्हें इससे अच्छा नोट्स नहीं मिलेगा। आई कैन चैलेंज। और अगर मैं चैलेंज कर रही हूँ तो किसी पॉइंट पे कर रही हूँ, किसी कॉन्क्रीट पॉइंट पे कर रही हूँ चैलेंज। ठीक है। तो मैं चैलेंज कर रही हूँ तुम लोगों को, इससे अच्छा नोट्स तुम्हें नहीं मिलेगा, इससे बेटर नोट्स तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इस नोट्स को कहाँ से डाउनलोड कर दे रही। इस नोट्स को डाउनलोड करना है टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। या तो अपने टेलीग्राम खोलो, वहां पे अपना बायो सिस्टर लिखो, चैनल आ जाएगा, ज्वाइन करो, और वहां पे तुम्हें ऑलरेडी ऑलरेडी इसके नोट्स दिख रहे होंगे। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, पीवाईक्यूज इसमें से तुम्हें दिख जाएंगे धीरे धीरे, मैं अभी बताती चली जाऊंगी कि पीवाईक्यूज क्या क्या है। नोट्स लेने से नहीं होगा, क्लास को देखना भी पड़ेगा। क्लास नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा आधी चीजें। ठीक है। हाँ, हालांकि नोट्स पूरे अच्छे से बने हुए हैं। अगर नोट्स भी पढ़ते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। ये बोर्ड्स के लिए भी है, नीट के लिए भी है, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। मैंने क्यों क्लास 12 से स्टार्ट किया, क्योंकि क्लास 12 अभी बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट है। अभी भी कुछ एग्जाम्स है जहाँ पे क्लास 12 की सिलेबस की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए मैंने क्लास 12 स्टार्ट किया। तो आज चलो क्लास 12 से करेंगे। धीरे 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 क्लास 12 जो है खत्म होगा, तब हम लोग 11 का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। आई होप आई एम ऑडिबल प्रॉपरली। एम आई ऑडिबल? जस्ट कमेंट वंस। वैसे मैं यूट्यूब के बच्चों के लिए बता दूं कि ये क्लास ऐसे तो एवे ही, तुम्हें तो ये रिकॉर्डेड दिख रहा है, पर कुछ बच्चों के लिए लाइव था। जो लाइव मिस कर गए वो रिकॉर्डेड ही देख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें। बढ़िया, स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं बच्चों। हाँ, ठीक है। अच्छा, चलो। मेरे सबसे बड़े आइडियल से आज थोड़ी सी मोटिवेशन लेते हैं। हमारे आइडियल रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमें कहा था कि एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस इफ वी कैन हैव द कैपेसिटी टू रिसीव इट। एमबीबीएस तुम्हारे पास आएगा, जरूर आएगा, 100 बार आएगा, अगर तुम उसको रिसीव करने लायक कैपेसिटी रखते हो। अगर तुम सोचते हो कि हाँ मुझसे तो हो ही जाएगा, तो तुमसे होगा ही होगा। और अगर तुम सोचते हो नहीं 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 बहुत टफ है, इंडिया में इतने लोग दे रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा, मेरे को भी नहीं मिलेगा, तो नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें पहले सोचना है कि हमें मिल जाएगा, तब भी जाके हमें मिलेगा। माइंडसेट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके। तो पहली चीज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन प्रोन एरियाज। ये वाली चीज तुम स्क्रीनशॉट मार लेना, या तो तुम अभी स्क्रीनशॉट मार लो, या तो तुम इस चीज को बाद में भी देख लेना, क्योंकि नोट्स तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। लिसन टू मी, नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ठीक है। ये नोट्स तुमको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें क्लास करने के बाद ही समझ में आएगा कि नोट्स की क्या वैल्यू है। ठीक है। ओके। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेरे, हाँ ये रहा मेरा पहला पेज। वो वाला पेज थोड़ा स्किप हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो देखो, हम लोग आज बात करने वाले इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो कुछ कुछ इवेंट्स है जो हमें जानना जरूरी है। पहला इवेंट क्या है? पहला इवेंट है हमारे पास गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन। यानी कि हमारे बॉडीज में हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहां से गैमीट फॉर्मेशन होती है। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। देखो, सेक्सुअल एसेक्सुअल में कुछ डिफरेंसेस है। रिप्रोडक्शन ऑर्गन से उड़ा दिया गया है, पर मैं तुम्हें छोटी सी बताती हूँ। ठीक है। हमारे पास क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, यूनी पैरेंटल होता है, यानी कि एक ही पैरेंट रिप्रोडक्शन कर सकता है। वहां पे हम लोग क्या होते हैं, चश्मा थोड़ा सा उतारती हूँ, मुझको बड़ा अजीब लग रहा है। वहां पे हम लोग क्या है, हम लोग बाइपेरेंटल है बच्चों। कभी सुना है कि कोई एक इंसान अचानक से फर्टिलाइज करके बच्चा पैदा कर लिया? नहीं। दोनों की कंट्रीब्यूशन लगती है, मेल एंड फीमेल की कंट्रीब्यूशन लगती है, तब जाके बच्चे होते हैं, है ना।
सिंपल सिंपल बातें हैं, सिंपल सिंपल बातों से स्टार्ट करते हैं ना। तो हमें ये चीज पता है, वी नोट दिस वेरी वेरी क्लियर, है ना। तो ये हो गई हमारी गैमीट फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर गैमेट ही फॉर्मेशन नहीं होगा तो आधा से ज्यादा काम तो रुक ही जाएगा, फिर तो हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हुए ही नहीं, है ना। हम तो फिर स्टेराइल हो गए, हम इनफर्टाइल हो गए, है ना। तो गैमेट फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट, गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट इवेंट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म्स इनटू द वुमन, और यू कैन से वजाइना, ठीक है। वजाइना पे स्पर्म्स को अगर इंड्यूस नहीं किया, अगर वहां तक स्पर्म्स पहुंचे ही नहीं, तो कैसे होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। अब तुम बोलोगे मैम फर्टिलाइजेशन क्या है, सिंपल सी बात है, गैमेट दोनों फॉर्मेशन हुए हैं, दो अलग अलग बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन हुआ है, उनका फ्यूजन होके जो जाइगोट बनता है, जो बच्चा हमें मिलता है, वो बच्चा बच्चा थोड़ी रहता है, वो सबसे पहले तो जाइगोट बनता है। अब वो जाइगोट कैसे बनेगा, वो अपने मम्मी और पापा से लिए हुए गैमेट्स के फ्यूजन के बाद ही जाइगोट बनेगा। तो उसी जाइगोट को फॉर्मेशन करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैं सिंपल सिंपल बातें बोल रही हूँ अभी तक, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं बोल रही हूँ। ड्रॉपर बैच हो कि फ्रेशर भी अगर देख रहे हो, मैं बोलूंगी कि फ्रेशर मत देखो, ठीक है, पर फ्रेशर देख भी सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, तुम्हें मोटा मोटी समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है मेरा जो जाइगोट हो गया, वो जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है हम लोग बाद में आएंगे उस पे, ठीक है। ये जो जाइगोट है ब्लास्टोसिस्ट पे कन्वर्ट होके उसको कहीं पे तो रेस्ट करना पड़ेगा, उसको 9 महीने, 9 महीने उसको कहीं पे तो रेस्ट करना पड़ेगा। वो 9 महीने का जो स्ट्रेच है, वो जो रेस्ट करेगा, उस रेस्टिंग फेज को इम्प्लांटेशन कहते हैं। वो यूट्रस के अंदर क्या करेगा, इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा वो यूट्रस के अंदर, वहां पे वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा, है ना। तो वो रेस्टिंग फेज को हम लोग क्या कहने वाले, इम्प्लांटेशन कहने वाले, ठीक है। उसके बाद आता है जेस्टेशन, यानी कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट का जो पीरियड है, वो जो 9 महीने का स्ट्रेच है उसे हम लोग जेस्टेशन कहते हैं। एंड पार्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो हम लोगों ने इवेंट्स ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन सारे के सारे पढ़ लिया, समझ में आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, मैं आगे बढ़ती हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहले मैं बता दूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, हाँ जी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, मैं बता दूं, ये देखो टेस्टिस, टेस्टिस है हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारा टेस्टिस कहाँ पे रहता है, हमारा टेस्टिस रहता है स्कोट्रम के अंदर। अच्छा मैम, हमेशा से स्कोट्रम में रहता है क्या, स्कोट्रम तो बॉडी के बाहर होता है मैम। तो वो जब जन्म होता है उसका, वो तभी भी क्या ऐसे ही जन्म होता है, हाँ जी बेटा, जन्म तो वो ऐसे ही होता है, पर वो हमेशा से स्कोट्रम में नहीं था बेटा, वो ना हमारी बॉडी के अंदर ही था। 7वें महीने में क्या होता है कि वो ना अपनी बॉडी से निकल के स्कोट्रम तक आता है, कैसे, इंग्विनल कैनल से। अगर तुम ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट हो तो तुम्हें सब याद आ रहा है, ठीक है। तो इंग्विनल कैनल की वजह से वो क्या करता है, वो, हाँ, इंग्विनल कैनल की वजह से वो क्या करता है, स्कोट्रम में आता है। और अगर वो स्कोट्रम में नहीं आया 7वें महीने पे तो क्या होता है, बताओ भैया क्या होता है। नहीं, वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है क्या होता है, पर मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मैं तुम्हारा ज्ञान प्राप्ति देखना चाहती हूँ थोड़ी सी। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, अरे यार, हाँ, हाँ बताओ बताओ क्या होता है, क्या होता है। क्रिप्टोर्किटिज्म, क्या बात है, क्रिप्टोर्किटिज्म होता है, ठीक है। क्रिप्टोर्किटिज्म हम उसे बोलते हैं जब हमारा स्कोट्रम क्या करता है, स्कोट्रम में हमारा जो मतलब टेस्टिस है, वो जब आ नहीं पाता, इट असेंड्स नॉट टू कम, तब क्या होता है, क्रिप्टोर्किडिज्म होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर मेल जो है वो इनफर्टाइल बनने वाला है, ठीक है, वो इनफर्टाइल बनने वाला है, ठीक है, उसकी स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होने वाली है, ठीक है। बात की बात, वो वाला एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया, हम लोग अपने टॉपिक में लौट के आते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है कि हमारा जो टेस्टिस होता है वो ओवल इन शेप होता है, उसकी लेंथ जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर की होती है, विड्थ जो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर की होती है, और ये स्कोट्रम पे हमारा, अब तुम क्वेश्चन पूछ ही सकते हो मैम, हम है ही क्वेश्चन पूछने के लिए, बताओ तुम हमको कि ये स्कोट्रम में ही क्यों रखना है, हमारे बॉडी के अंदर रहेगा क्यों नहीं, है, हमारा बॉडी क्या फालतू है, नहीं फालतू नहीं है बेटा, हमारा बॉडी बहुत अच्छा है। पर हमारी बॉडी की टेम्परेचर और हमारे बॉडी के बाहर जो स्कोट्रम की टेम्परेचर है, उसमें 2 से 2.5 तक 2 से 2.5 तक उसकी टेम्परेचर में डिफरेंस है। यानी कि स्कोट्रम में जो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर है ना, वो कम होता है। और हमारे स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ना
कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि स्कोट्रम में टेस्टिस इसीलिए जाता है क्योंकि उसको तो स्पर्म फॉर्मेशन करने का रहता है, तो उसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। सो यू कैन से नाउ कि टेस्टिस में क्यों जा रहा है स्कोट्रम। सिंपल सी बात है, स्कोट्रम में टेस्टिस इसीलिए जा रहा है क्योंकि मेरी जो बॉडी की टेम्परेचर है वो 2.2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होती है, जो स्पर्म फॉर्मेशन को सही से एग्जिबिट नहीं करेगी। इसीलिए वो क्या करती है, वो स्कोट्रम पे जाती है ताकि उसको लो टेम्परेचर में स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से हो। समझ आया कि नहीं आया? आ गया होगा, आ गया, आई होप सो आ गया। अगर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों, उस टॉपिक का नाम प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। कोई भी टॉपिक, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम समझा ही नहीं पाई, बिल्कुल फालतू समझा दी, तो वो भी तुम बता दो, ठीक है। ओके, अब आते हैं टेस्टिस पे। तो टेस्टिस के पास क्या होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे हमें क्या मिलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हमें 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलते हैं। क्या मिलता है, हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि इनके अंदर हमें हाईली कॉइल्ड, हाँ, इस जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमें हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो पार्ट्स हैं, ठीक है। दो पार्ट्स क्या क्या है, पहला पार्ट है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है स्पर्म को फॉर्मेशन करना, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन का जो जिम्मा है ये मेल जर्म सेल्स ने उठा रखा है, ठीक है। उसके बाद आती है सर्टोनी सेल्स। सर्टोनी सेल्स क्या करती है, सर्टोनी सेल का काम है कि हाँ जी भैया, मेल जर्म सेल्स जो है इतना सारा काम कर रहा है, तो मेरा काम क्या होना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। फिर से बता रही हूँ, मेरा काम होना चाहिए इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, मैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करूंगी। तो बताओ ढोली सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हाईली प्रोन पीवाईक्यू, हाईली प्रोन पीवाईक्यू ऑफ नीट सीवीटी बोर्ड्स। सटोली सेल क्या करता है, जर्म सेल को क्या करता है, नरिशमेंट देता है ना। अरे यार, मैं बोलते बोलते भूल जा रही हूँ, क्या हो रहा है मुझे, मैं मैं बोलते बोलते भूल जा रही हूँ। हाँ, क्या कर रहा है, अरे यार कमेंट क्यों रुके हुए हैं, तो कमेंट दो, कमेंट। हाँ, क्या कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सर्टोली सेल को। बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, हमेशा मार्क करके रखो। सर्टोली सेल से क्वेश्चन आते जाते पूछते ही रहते हैं। हमेशा से नहीं पूछेगा, तुम्हारा लक खराब हुआ तो नहीं पूछेगा, पर मैक्सिमम टाइम पूछता है, ठीक है। क्यों, क्यों जरूरी है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। समझ आया, समझ आया कि नहीं आया? हम्म, हाँ, ठीक है। तो ये हम दोनों ने बात कर ली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। दो पार्ट्स हमें मिले, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा उस पार्ट पे आ जाते हैं जो गलती से थोड़ा सा ऊपर चला गया था। हाँ, ये वाला पार्ट देखो, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तुम्हें कुछ रीजन्स मिलेंगे, कुछ पर्पल रंग के रीजन्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, या तो उन्हें हम लोग लेडिक सेल कहते हैं। तो लेडिक सेल का एक लौता बहुत ही रेस्पॉन्सिबल काम है, इसका काम होता है एंड्रोजन प्रोडक्शन करना। सीधी सीधी बात में कहो तो टेस्टिकुलर हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना, या एंड्रोजन प्रोड्यूस करना, जो जो भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है, अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, पर उसके साथ ही साथ एंड्रोजन प्रोडक्शन इज द प्राइम इम्पोर्टेंट, ठीक है। समझ में आया, लेडिक सेल का मेन काम क्या होता है, एंड्रोजन प्रोडक्शन करना। कौन हेल्प करता है वो बाद में आते हैं, ठीक है। इतना समझ के रखो, प्लीज याद करते चलो। मैं ड्रॉपर्स बैच इसीलिए इसीलिए मैं बोलती हूँ ड्रॉपर्स बैच। ये ड्रॉपर्स के लिए क्यों है, क्योंकि ड्रॉपर्स को पता हुआ रहता है क्या है लेडिक सेल, क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और मैं ड्रॉपर्स के लिए क्यों बना रही हूँ पहले, क्योंकि एग्जाम उनका अभी भी सर पर है। जून को, जुलाई को अभी भी कुछ बायो एग्जाम्स बचे हुए हैं, ठीक है, जो उन्हें देना है। सिर्फ तो नीट से काम नहीं चलता ना बेटा, नीट के अलावा भी कुछ बायो एग्जाम्स रहते हैं जो हर साल बच्चे देते हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हें बस एक रफ रिविजन करवा रही हूँ, तुम यहाँ से याद करते चलो। फ्रेशर को बोलूंगी कि हाँ तुम्हारे लिए आएगी डिटेल वीडियो, तो तुम इस पे स्ट्रेस मत डालो। या तो अगर तुम्हारा हो चुका है एक बार चैप्टर, तो तुम यहाँ से पढ़ लो, और अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम यहाँ से सुनोगे तो बारी बारी तुम्हें समझ में आएगा सब कुछ, पर इतनी अच्छी से नहीं आएगा। इसीलिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट ये ड्रॉपर बैच के लिए ही है, ठीक है।
मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, लेडी सेल क्या करता है, एंड्रोजन प्रोडक्शन करता है, खत्म कहानी, बाय। ठीक है, हो गया। ये वाला पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं मेल्स एक्सेसरी डक्ट्स पे, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज हियर वी विल अंडरस्टैंड द फ्लो चार्ट ऑफ द ऑल द डक्ट्स, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहां से स्पर्म कहाँ पे गया, रेटिटेस्टिस पे गया, वहां से वासा एफरेंशिया पे गया, वहां से एपिडिडाइमिस पे गया, वहां से वास डिफरेंस पे गया, वहां से यूरेथ्रा पे गया, और फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट पे गया। अभी इजैकुलेटरी डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये स्पर्म को सिर्फ स्टोर ही नहीं करता, ये ट्रांसपोर्ट भी करता है। स्टोर में लिखना थोड़ा सा भूल गई, बट ये क्या करते हैं, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट दोनों ही करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो ये स्पर्म जो है कितना लंबा सा एक सफर तय करके आता है। देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वहां से रेटिटेस्टिस पे आया, वहां से वासा डिफरेंशिया पे आया, वहां से एपिडिडाइमिस पे आया, वहां से वास डिफरेंस पे आया, वहां से यूरेथ्रा पे गया, यूरेथ्रा पे जाने के बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट में आया जो कि लास्ट पार्ट होता है ना। वहां से क्या होता है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म्स होता है। यही इजैकुलेटरी डक्ट हमें हेल्प करता है इंसेमिनेशन करने में। मैंने क्या कहा था, इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म्स इनटू द फीमेल वजाइना, है ना। यही चीज बोली थी ना मैंने। तो देखो, इजैकुलेटरी डक्ट इस चीज में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं थोड़ा सा। हाँ, देखो, अब हमारा हो चुका है ये वाला पार्ट, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने पेनिस वाला पार्ट कहाँ पे लिख रखा है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। इसकी जो डक्ट्स है मैंने इसके बारे में बता दिया तुम्हें, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होती है, एक्सटर्नल जेनिटलिया होती है पेनिस, और पेनिस को कवर किया रहता है थिन शील्ड कवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट्स में बना रहे हैं। हाँ, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और टिप वाला पार्ट क्या होता है, टिप वाला पार्ट ग्लांस पेनिस होता है, वो जो कवर रहता है वो फोरस्किन होता है। क्या बात है, वेरी गुड। तो टिप वाला पार्ट क्या होता है, ग्लांस पेनिस होता है, और जो कवर किया हुआ पार्ट होता है, जो थिन कवरिंग हमारी होती है पेनिस के ऊपर, उसे हम लोग फोरस्किन कहते हैं, ठीक है। वो फोरस्किन होता है। और हमारे पास तीन टाइप के, क्या है, ग्लैंड्स भी है। अच्छा, बोलो कौन से वाले लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और बाकी ग्लैंड्स क्या क्या सीक्रेट करते हैं, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज सीक्रेट करते हैं, ठीक है। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हारे कवर कर दिए, एनसीईआरटी लेके चलते चलो, तुम्हें सारी सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। मैंने बता दिया, हो गया, वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। देखो, प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होती है, पर इसके साथ साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे है। ओविडक्ट है, यूटेरस है, वजाइना है, सर्विक्स है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो कि पेल्विक रीजन हो जाता है, वल्वा भी कह सकते हैं उसको हम लोग, है ना। फिर मैमरी ग्लैंड्स है। तो पहले ओवरी से स्टार्ट करेंगे। ओवरी क्या होती है, हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, ठीक है। क्या होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। हाँ, उसके बाद क्या होती है, ये क्या करती है, ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है। मैंने क्या बोला, ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अच्छा, फिर ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, ये लोकेटेड होती है ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। हमारा जो लोअर एब्डोमेन होता है उसके ईच साइड में ये रहता है, यानी कि ये क्या है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये जोड़ी वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक नहीं होती, दो होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। दो साइड पे लगी होती है, हमारे लोअर एब्डोमेन के ईच साइड पे लगी होती है, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि इसका लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, हाइट, वेट ये सब नहीं आएगा, आ चुका है। हम लोगों को गलत प्रूफ करके नीट और एनटीए ने हमारे ले लिए, उसने ये क्वेश्चन भी डाल दिया। स्पेशली ओविडक का क्वेश्चन आ चुका है कि लेंथ कितना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यहाँ पे लिखी हुई एक भी चीज में मिस करने वाला हूँ। मत करना, मत करना, प्लीज मत करना, ठीक है। कोई भी चीज यहाँ से मिसिंग नहीं जानी चाहिए, कोई भी चीज तुम्हारी पढ़ाई से मिसिंग नहीं जानी चाहिए, ठीक है। लेंथ क्या होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। कनेक्टेड कैसे होता है, ये कनेक्टेड कैसे, ये पेल्विक वॉल एंड यूट्रस से लिगामेंट वाया कनेक्टेड होता है। लिगामेंट होता है ना, लिगामेंट ज्वाइनिंग करता है यूट्रस की पेल्विक वॉल के साथ, ठीक है। वरना तो ये कहीं पे भी गिर जा सकता था, है ना। इमेज में तो गिर भी जा सकता था, गिरता क्यों नहीं है, क्योंकि लिगामेंट्स ने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से होल्ड करके रखा है इसको, ठीक है। ओके, आई होप तुम समझ गए। इसके बाद ओवरी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ये ना बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि कॉर्टेक्स और मेडुला क्या होता है। मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, कॉर्टेक्स हमेशा आउटर वाला पार्ट होता है, और मेडुला हमेशा इनर वाला पार्ट होता है, वो चाहे वो कहीं के भी हो। तुम किडनी के भी पढ़ने वाले हो, मैंने किडनी का भी एक्सप्लेन कर रखा है ना। वहां पे भी कॉर्टेक्स और मेडुला आया था ना। वो वाला का क्या था, आउटर एंड इनर वाला पार्ट था। सेम मैकेनिज्म हर प्लेस पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ओवरी को कौन
कवर करता है? थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोजेस द ओवरी एंड स्ट्रोमा। और ये किस चीज में मतलब डिवाइड होता है? डिवाइड होता है दो पार्ट्स पे, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक होता है इनर मेड्यूला। ठीक है, दोनों पार्ट्स में ये करता है, डिवाइड कर जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आने वाले हैं ओविडक्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसकी लेंथ जो है 10 to 12 सेंटीमीटर है। बार बार क्वेश्चन आ चुका है। मैं ना जब तुम्हें पीडीएफ दूंगी तब वहां पे पीवाई क्यू बोल के मैं रेड मार्क से मार्किंग करके रख दूंगी। ठीक है, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो सारे के सारे तुम्हें दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ओविडक्ट है ये क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स से क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। ओविडक्ट के ना बहुत सारे पार्ट है, दिख ही रहा है तुमको, 4 पार्ट्स है। ठीक है, अब मैं पहले वाले पार्ट की बात करती हूँ, इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम क्या होता है? पार्ट क्लोजर टू द ओवरी। ओवरी से तो क्लोज ही होता है ना? ओवरी से क्या होता है? क्लोज होता है ये वाला पार्ट। ये क्या होती है? ये फनल शेप की होती है। देखो यहाँ पे तुम आराम से एनसीईआरटी खोल, अगर तुम एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तुम यहाँ से पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, अगर तुम पिक्चर ना भी देख रहे हो तो कुछ पॉइंट्स तुम्हें बिना पिक्चर देखे भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फनल शेप होता है। ठीक है, फनल शेप ये तुम्हें कोई आके बता नहीं देगा, तुम देख के समझ नहीं पाओगे। ये चीजें एनसीईआरटी में मुंह बोली बातें हैं, ये तुम्हें याद रखनी ही पड़ेंगी। तो इन्फेंटिबुलम क्या है? फनल शेप्ड है, और ये सबसे ज्यादा क्लोज रहते हैं ओवरी के। ओवरी के रिश्तेदार है, नेबर है ओवरी के, सबसे ज्यादा क्लोज रहते हैं ओवरी के साथ। ठीक है, फिर आती है फिमराई। फिमराई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो क्या करती है? ओव्यूलेशन के बाद ओव्यूम को कलेक्ट करती है। क्या करती है? ओव्यूम को कलेक्ट करती है आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन उसका एकमात्र दायित्व होता है तुम जाके ओव्यूम को लेके आ जाओ। ओके, क्या हुआ है पता नहीं, कुछ एलर्जी सा हो गया लगता है। एम्पुला क्या होता है? वाइडर रीजन होता है। ये जो पूरा ओविडक्ट होता है ना, इस ओविडक्ट का जो वाइडर रीजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एम्पुला कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया है यहाँ पे? इचिंग होने लग गया अचानक से। वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट क्या होता है? एम्पुला होता है। अच्छा, ओविडक्ट को और क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, राइट? तो फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट अगर दोनों एक साथ बोला जाए तो कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ओके। हाँ, और इस्थमस क्या होता है? इस्थमस होता है हमारा नैरो पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, यानी कि सबसे पतली वाली गली। क्या होती है सबसे पतली वाली गली? सबसे पतली वाली गली हमारी होती है ईस्थमस। ठीक है, जो कि यूट्रस को ज्वाइन करता है। यूट्रस को ओविडक्ट के साथ ज्वाइन करने वाला पार्ट कौन होता है? इस्थमस होता है। ठीक है, और तुम्हें साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है तुम्हारी? एम्पुला इस्थमस जंक्शन। फिर से बोल रही हूँ, एम्पुला इस्थमस जंक्शन। ठीक है, आई होप मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, टाइम कितना हो रहा है भैया? क्या बात है, आधे घंटे पार हो गए क्या? नहीं, थोड़ा सा टाइम। हाँ देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्पुला इस्थमस जंक्शन है। ठीक है, ये चीज याद रहनी चाहिए। उसके बाद में यूट्रस पे आती हूँ। ठीक है, यूट्रस पे क्या होता है? यूट्रस पे, यूट्रस को वूम्ब बोला जाता है। ये एक लौता पार्ट है जहाँ पे बच्चा रहता है। ठीक है, जहाँ पे बच्चा रिसाइड करता है, जहाँ पे बच्चा बड़ा होता है, जहाँ पे बच्चा डेवलप होता है, ये वो वाली पार्ट की बात हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? ये वाली पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले पार्ट में क्या रहता है? बच्चा रहता है ना, इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। क्या है, कितने बीएच का है, कितना स्पेस है इसमें, है ना, जानना इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है, तो पहली बात है कि यूट्रस होता है, वूम कहते हैं इसको हम लोग। शेप क्या होता है? इन्वर्टेड पेयर जैसा हुआ है। क्या बोलते हैं तुम्हारे हिंदी में? पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं, हम लोग को पता है प्यारा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उल्टा प्यारा जैसा होता है। हाँ, हम लोग बंगाली में उसको प्यारा बोलते हैं। तो उल्टा प्यारा जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद यूट्रस जो होती है वो वजाइना से कनेक्टेड होती है सर्वाइकल कैनल के थ्रू। मैंने देखो यहाँ पे लिख के रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हो। देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, सर्विक्स है तो नैरो पार्ट सर्वाइकल कैनल, और ये वजाइना और सर्वाइकल कैनल मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बर्थ कैनल बनाते हैं। इसी कैनल से बच्चा निकल के आता है। ठीक है, यूट्रस और वजाइना के अंदर एक कैनल है, इसी कैनल से बर्थ कैनल कहते हैं हम उसको। बर्थ कैनल ऐसे ही नहीं बन जाता, सर्वाइकल कैनल और वजाइना को एक साथ रहना पड़ेगा, तब जाके बर्थ कैनल बनेगा, है ना? तो वो बर्थ कैनल से क्या होता है? बच्चा बाहर निकल के आता है। ठीक है, अब मैं वॉल्स ऑफ द यूट्रस की बात कर रही हूँ। क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू आ चुका है, वरना तो मैं ज्यादा बात नहीं करती इसके बारे में, है ना? तो वॉल्स ऑफ द यूट्रस की अगर मैं बात करूँ, पेरिमेट्रियम होता है हमारा सबसे आउटर लेयर। ये बहुत थिन लेयर होता है, ज्यादा कुछ इसमें देखने लायक है नहीं। ये बहुत थिन लेयर होता है, फॉर प्रोटेक्शन रहता है, पेरिमेट्रियम रहता है हमारा आउटर वाला लेयर।
मायोमेट्रियम क्या होता है? मायोमेट्रियम को हम लोग मिडिल लेयर पकड़ते हैं, ठीक है। मायोमेट्रियम क्या करता है, इसके अंदर ना स्मूथ मसल्स होते हैं। क्या बोला मैंने? स्मूथ मसल्स होते हैं इसके अंदर। ये स्मूथ मसल्स क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देते हैं जब बेबी को बाहर निकल के आना होता है। अब सच बताओ तो ये जो कैंडल होता है, इसमें से बेबी इतनी इजीली नहीं निकलता। यानी कि जितना इजीली हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ तो बेबी तो निकल ही जाएगा, नहीं बेटा, इतनी इजीली तो बेबी नहीं निकलता है। तो उसको निकालने के लिए एक अपर कॉन्ट्रैक्शन देना पड़ता है। अब मैं एक मतलब छोटा सा एग्जांपल तुम्हें देती हूँ। सपोज एक बॉटल है, बॉटल मत पकड़ना, हाँ, इसको इसको तुम एक मोटा सा पाइप पकड़ना। इसके अंदर से मैंने इससे बड़ा साइज का, सपोज मैंने इसको घुसा दिया, ठीक है। मैंने इसको लिया और मैंने इसके अंदर घुसा दिया, ठीक है। अभी घुसेगा तो नहीं ना इतनी जल्दी, इसको मैंने टून टान के घुसाया, हाँ। अब मैं इसको घुसा के नीचे तक मुझे लेके जाना है, इसको मुझे यहाँ से इसको निकालना है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से निकालूंगी कैसे? सिंपल सी बात है, मैं उसको यहाँ से निकालूंगी कैसे? मुझे ऊपर से प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके ये नीचे से निकल के आएगा, क्योंकि ये तो साइज में बड़ा है ना इससे, इसकी इसकी जो सर्कमफेरेंस है, इससे तो ये साइज में बड़ा है। तो इसीलिए क्या होगा, अगर ये घुस जाएगा तो मुझे ऊपर से प्रेशर डालना पड़ेगा, कि इसके ऊपर से प्रेशर डालूंगी तभी तो नीचे से आएगा, है ना, तभी तो नीचे से आएगा। वही मैं बात तुम्हें सिंपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्शन कौन देता है? बच्चा तो बड़ा होता है ना साइज में, थोड़ा सा तो वो बड़ा होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी के सर्वाइकल कैनल से तो बच्चा बड़ा होता है, बच्चे की एक स्पेसिफिक साइज होती है। तो उस साइज को निकल के आने के लिए ऊपर से प्रेशर की जरूरत पड़ती है। ये प्रेशर कौन देता है? ये प्रेशर स्मूथ मसल वाया मायोमेट्रियम देता है। जब प्रेगनेंसी, जब निकल रहा है बच्चा, पार्चुरेशन हो रही है, तब ये प्रेशर ऊपर से दिया जाता है ताकि बच्चा नीचे की तरफ आ पाए, डॉक्टर उसे खींच के ला पाए, बाहर ला पाए उसको, ठीक है। इसीलिए होता है, ठीक है। उसके बाद एंडोमेट्रियम क्या करता है? एंडोमेट्रियम का बहुत सारा काम है, पर एंडोमेट्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। पहली बात तो है कि वो यूट्रस कैविटी को लाइन करता है, ठीक है। यूट्रस का जो बेसल वाला पार्ट होता है वो एंडोमेट्रियम लाइन करता है, ठीक है। उस पार्ट पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स जमा करता है। वो एंडोमेट्रियम बहुत सेंसिटिव सा एक पार्ट होता है, जहाँ पे क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट बन के हमारा एम्ब्रियो वहीं पे जाता है, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम क्या करता है, लाइन से यूट्रस तो करता है, ये बेसल वाला पार्ट होता है यूट्रस का। ऊपर से ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ये मायोमेट्रियम वाला पार्ट ब्रेक हो जाता है। इसमें क्या रहता है, ये मायोमेट्रियम वाला पार्ट पूरा का पूरा ब्लड वेसल से भरा होता है। ये पूरा ब्लड वेसल से तैयार होता है। आप सपोज तुम सोचो, अगर मैं तुम्हारे, सपोज तुम्हारा डोर है, डोर के ऊपर मैंने कोई एक कलर वाला बलून रख दिया और मैंने उसे फोड़ दिया, ठीक है। तो क्या होगा, पूरा का पूरा चीज तुम्हारे ऊपर आके गिरेगा, है ना। तो लिक्विड तो लीक ही होगा ना अगर मैं फोड़ दूं उसे। तो वही चीज होती है, अगर मायोमेट्रियम हमारी, सॉरी, एंडोमेट्रियम अगर हमारी ब्रेक हो जाती है तो हमारी ब्लीडिंग होती है। वो जो ब्लीडिंग होती है वो मंथली होती रहती है, 28 to 29 डेज के इंटरवल पे। उसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं ना। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एंडोमेट्रियम की ब्रेकिंग। एंडोमेट्रियम ब्रेक ही नहीं करेगा तो ब्लड नहीं आएगा, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, इतना मेंस्ट्रुएशन के बारे में अभी तक जानने के लिए सही है। उफ, इसके बाद आता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। बहुत अच्छे से ये वाला पार्ट देखना, 5 पार्ट्स पे डिवाइड हुआ है ये। एक होता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? ये कुशन फैटी टिश्यू लेयर है, ठीक है, जो कि बिल्कुल आउटसाइडर रेंज पे रहता है, ठीक है। इसे हम लोग स्किन से कवर करके रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो लेबिया मेजोरा क्या होता है? लेबिया मेजोरा एक फ्लेशी फोल्ड ऑफ स्किन होता है विच सराउंड्स द वजाइना, और इसको प्यूबिक हेयर से कवर किया जाता है, ठीक है। सेम फॉर माइनोरा, प्यूबिक हेयर से कवर होता है और ये लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लेबिया मेजोरा वाया भी मतलब कोटेड होता है, ठीक है, कवर्ड होता है, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिवली रहते हैं। एक काम करूंगी, जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगी ना, तब मैं मेरे एनाटॉमी के बुक से तुम्हारे लिए एक फोटो खींच के उसे अटैच कर दूंगी, इसी के बगल में अटैच कर दूंगी। ये जो काला वाला स्पेस है ना, यहाँ पे अटैच कर दूंगी मैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी, क्योंकि भैया तुमको समझना पड़ेगा ना, वजाइना नहीं देखोगे तो समझ कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं वजाइना तुम्हें दिखा दूंगी उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद हाइमेन आता है। हाइमेन एक पार्शियल कवरिंग होती है वजाइना, ठीक है। अगर वजाइना में कुछ इंसर्ट होता है तो वो उस पार्शियल कवरिंग को ब्रेक करता है, ठीक है। अब वो कुछ हार्ड कवरिंग नहीं है, बस एक पार्शियल सा कवरिंग है, बहुत सॉफ्ट सा पार्शियल सा कवरिंग है जिसको टूट के आता है, ठीक है।
अब वो कार्टिलेजियस कवरिंग भी तुम लोग नहीं बोल सकते, हाँ, पर उसको एक ऐसा कवरिंग बोल सकते हो जो हट जाता है एक टाइम के बाद। अब ये हमेशा कोइटस की वजह से या हमेशा तुम्हारा फर्टिलाइजेशन की वजह से हटेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई एम सेइंग यू वेरी बेसिक थिंग। हाइमेन तुम्हारा हमेशा कोइटस की वजह से टूटेगा, ऐसा कोई भी मिसकॉन्सेप्शन दिमाग में मत पाल के रखना। ठीक है, अगर तुम बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हो, अगर तुम बहुत जॉल्ट करते हो, एरोबिक्स करते हो, हॉर्स राइडिंग करते हो, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़के मत आओ। ठीक है, लड़के सुनो, मैं लड़कियों की बात करती हूँ। ठीक है, लड़कियां ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अगर तुम्हारा हाइमेन ब्रेक हो चुका है इसका मतलब ये है कि तुमने वर्जिनिटी लूज कर ली है। सपोज तुम वर्जिन हो फिर भी तुम्हारी हाइमेन ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, ऐसा हो ही सकता है। हो सकता है कि तुम बहुत हाई वेटेड एक्सरसाइजेस करती हो, इसीलिए तुम्हारा हाइमेन ब्रेक हो चुका है। तो ये कभी भी सोचने की जरूरत नहीं कि हाइमेन हमेशा वजाइन मतलब वर्जिनिटी को रिजेंबल करता है। नहीं, नहीं, किसी ने नहीं बोला। एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं बोलती है। ठीक है, तो हाइमेन क्या होती है? पार्शियल कवरिंग होती है जो किसी भी वजह से टूट सकती है। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, देखो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे लिख भी दिया है, हॉर्स राइडिंग, साइकिल, सडन फॉल, इंसर्शन ऑफ द विजाइनल टैम्पॉन, इन सब चीजों के लिए क्या होता है? हमारी जो हाइमेन है वो टूट सकती है। हाइमेन है, टूट जाएगी। उसको टूटने के लिए रीजन नहीं चाहिए होता है। वर्जिनिटी इज नॉट द सिंबल ऑफ हाइमेन ब्रेकिंग, आई एम ऑलवेज सेइंग टू ऑल द गर्ल्स। ठीक है, कभी भी पैनिक नहीं करना है इन सब सिचुएशंस पे। ठीक है, उसके बाद आता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होता है? टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया मेजोरा। ये थोड़ा सा अपर जंक्शन पे रहते हैं लेबिया मेजोरा के, यानी कि मॉन्स प्यूबिस के पास थोड़ा सा रीजन होता है जहाँ पे क्लिटोरिस रहता है, उसके बाद हमारा लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और फिर हाइमेन रहता है। ठीक है, आई होप तुम समझ गए एक्सटर्नल जेनिटल है टोटली। एक्सटर्नल जेनिटल को एक भाषा में तुम वल्वा भी बोल सकते हो। ठीक है, वल्वा बोलोगे तो चलेगा। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ, ये क्या हो गया है? सारे के सारे इधर उधर हो गया लगता है। हाँ, ये रहा मैमरी ग्लैंड। ठीक है, मैमरी ग्लैंड क्या होता है? मैमरी ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये मैमरी ग्लैंड क्या करता है? ये मैमरी ग्लैंड लैक्टेशन में हेल्प करता है। जब बच्चा हो जाता है, आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द मैचुरेशन ऑफ द बेबी, क्या करता है? ये लैक्टेशन में हेल्प करता है। मैमरी ग्लैंड को हम लोग ब्रेस्ट भी बोलते हैं, है ना, उसे हम लोग ब्रेस्ट भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या रहता है? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट रहते हैं और उसी के साथ ग्लैंडुलर टिश्यूज भी रहती है। ये ग्लैंडुलर टिश्यूज के अंदर तुम्हें मैमरी लोब्स दिखते हैं। ये मैमरी लोब्स क्या होते हैं? 15 से 20 मैमरी लोब्स तुम्हें दिखते हैं। ये मेमोरी लोब्स एल्वियोली तक जाते हैं। एल्वियोली पे क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन होता है। कंफ्यूज मत होना, एल्वियोली लंग्स में भी होता है, एल्वियोली लंग्स में भी होता है और मेमोरी ग्लैंड में भी होता है। लंग्स में क्या काम करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे एल्वियोली क्या काम करता है? मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, पता चला इधर उधर का कंफ्यूज करके लिख के आ गया, मैम आपने तो बोला था कि एल्वियोली में मिल्क प्रोडक्शन होता है, हम क्यों माने कि गैस एक्सचेंज होता है? तुम लोग कुछ भी कर सकते हो यार। हाँ ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। एल्वेओली में मिल्क प्रोडक्शन होता है और उस वाले एल्वेओली पे, मेरे के लंग्स वाले एल्वेओली पे एयर एक्सचेंज होता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, फिर क्या आता है? लूमेन ऑफ द एल्वेओली आता है। उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स आते हैं, मेमोरी डक्ट्स आते हैं, मेमोरी एम्प्यूला आता है। वहां से लास्टली लैक्टिफेरस डक्ट आता है। लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क को सक आउट किया जाता है। लैक्टिफेरस डक्ट इज अटैच्ड टू द निपल्स एंड फ्रॉम देयर द मिल्क इज सक्ड आउट। कौन कौन हेल्प कर रहा है? ऑक्सीटोसिन हेल्प कर रहा है, प्रोलैक्टिन भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, आई होप तुम समझ चुके हो। क्या बात, समझ चुके हो कि? हाँ, अब आता है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, मैंने मेमोरी ग्लैंड कवर कर दिया, अब तुम्हारी गैमेटोजेनेसिस आती है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से सुनना है, बिल्कुल अटेंशन इधर उधर नहीं जाना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, ओके, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें गैमेटोजेनेसिस के बारे में भी थोड़ा ज्ञान प्राप्ति दूंगी। उससे पहले मैं फिर से बोल देती हूँ कि ये जो नोट्स है, ये नोट्स कहाँ से रिसीव करने हैं? ये अपनी बायोसिस्टर, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। देयर इज सम सर्टेन रीजन कि आई राइट एवरीवेयर, ताकि तुम्हें रिमाइंडर मिलता रहे कि हाँ यार यहाँ से ही कलेक्ट करना है, यहाँ से कलेक्ट करना है। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ से तुम्हें नोट्स कलेक्ट करना है। प्लीज बच्चों, नोट्स ना, बहुत अफसोस होता है जब बोलते हैं कि दीदी नोट्स कहाँ पे है, नोट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, नोट्स कहाँ पे? नोट्स नहीं मिल रहे, तो नोट्स प्लीज ले लेना, क्योंकि ये नोट्स बेस्ट नोट्स हैं। अगर मैं गारंटी दे रही हूँ तो मुझ पे थोड़ा भरोसा करके देखो, बेस्ट नोट्स है। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया है, मैं उसको अरेंज कर दूंगी। जब तुम्हें पीडीएफ मिलेगा तब बिल्कुल अरेंज मिलेगा। ये तो मेरे पीपीटी पे ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये जब अरेंज मिलेगा तुमको, बिल्कुल ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है।
ठीक है। ओके। हाँ जी। करे गैमेटोजेनेसिस करे। ठीक है। देखो स्पर्मियोजेनेसिस होता है, देखो गैमेटोजेनेसिस में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है मेल्स का, एक होता है फीमेल्स का। मैंने बोला गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, गैमेट फॉर्मेशन होना, जो कि सबसे प्रायर इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या होना, गैमेट फॉर्मेशन होना। तो गैमेट फॉर्मेशन पहले मेल्स की हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी में होती है। प्यूबर्टी कौन सी स्टेज होती है बच्चों, प्यूबर्टी होती है वो वाली स्टेज जब हम आते हैं 11 से 12 साल की एज पे, तब हमारे अंदर प्यूबर्टी स्टेज आती है। अब ये प्यूबर्टी स्टेज में क्या क्या होता है मैम, बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, बहुत सारे बिहेवियरल चेंज होते हैं, बहुत सारे हमारी बॉडीज में चेंज होते हैं। इस टाइम पे बच्चे अपने आप पे इनसिक्योर हो जाते हैं, इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है। अभी भी हमारी प्यूबर्टी तो चली गई है, पर तुम्हारी प्यूबर्टी शायद से है। ठीक है ना। नहीं, अभी तुम्हारी भी प्यूबर्टी चली गई है, क्लास 12 में पढ़े हुए हैं, क्या प्यूबर्टी है सब कुछ चली गई है तुम्हारी, है ना। तुम एडल्टहुड में घुसने वाले हो कुछ दिन के बाद, है ना। टीन फेज अभी जाता हुआ दिख रहा है तुम्हारा, है ना। कमेंट सेक्शन में बताना जरा। हाँ, टीन फेज चला गया। कोई बोल रहा है मैम बचपना चला गया, क्या करोगे यार, बचपना तो जाना ही होता है ना एक दिन। एक है तो एक है तो मम्मी पापा और बचपना मत कर, बचपना मत कर करके इमोशनल कर देते बच्चों को। कुछ बच्चे मानते कि हम बच्चे नहीं है, कुछ बोलते यार मम्मी ऐसे भी मत करो यार, हम तो बच्चे ही है। मैं बोलती हूँ ना हम तो बच्चे ही है अभी तो हाँ। एक जन बोल रहा है मैं पानी पी के अरे पी के आ, वाटर ब्रेक ले लो सबको, हाँ सबको ही ले लो भाई, यूट्यूब वाले भी ले लो यूट्यूब पे क्लास हो नहीं रही पर ले लो। हाँ मजा आ रहा है ना। देखो भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फुल एनसीईआरटी, यस फुल एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी से लिया है। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ना एनसीईआरटी से लिया है, मतलब एनसीईआरटी से लिया है, खुल के देखो बच्ची बोल रही है, खोल के रखा है फिर भी दिख रहा है, सारी की सारी चीजें दिख रही है। मैं बोल रही हूँ ना, मैं करवाऊंगी एनसीईआरटी से, यानी कि एनसीईआरटी से करवाऊंगी। फ्रेशर को मैं हमेशा बोलूंगी इसमें मत आओ, ठीक है, ये ड्रॉपर्स के लिए रहने दो, इसमें मत आओ, वरना पूरा का पूरा क्या करना है, एनसीईआरटी से ही हम लोग करेंगे, ड्रॉपर्स बैच वाला करेंगे, ठीक है। हाँ चलो अब बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, प्यूबर्टी में जो स्टार्ट होती है, ठीक है, अब बात करते हैं उसके बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले ही बता दिया प्यूबर्टी में होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ देखो, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, ये स्पर्मेटोगोनिया हमारी प्यूबर्टी में तैयार होती है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने रहते हैं, 46, 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो माइटोसिस है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। माइटोसिस डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं। उसके साथ साथ इस डिवीजन को भी देखते चलो, ये जो डायग्राम वाला डिवीजन है इसको भी देखते चलो, ठीक है। पहले हमारे पास एक छोटू सा स्पर्मेटोगोनिया था, ठीक है, वहां से क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, देखो माइटोसिस वाला डिफरेंशिएशन हुआ, और हमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिला, जो बिल्कुल इसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गया, यानी कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम बन गया, जो कितना है, 23, 23 बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, म्योटिक डिवीजन हुआ, म्योटिक डिवीजन में कोई अलग से डिवीजन नहीं हुआ, यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में तब्दील हुआ, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स में तब्दील हुआ। इसे स्पर्म कहते हैं, नहीं इसे स्पर्म नहीं कहते। इसके बाद क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन करता है, यानी कि डिवाइड करता है, डिफरेंशिएशन करके ये स्पर्मेटोजोआ बनता है। ठीक है, क्या बनता है ये स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो कैसे बनता है, पहली बात है स्पर्मेटोगोनिया बनती है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, डिप्लॉइड फॉर्म होती है, ठीक है, डिप्लॉइड फॉर्म होती है। डिप्लॉइड फॉर्म से क्या करती है, माइटोसिस डिवीजन करती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, लिखा हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है। यहाँ पे देखो 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं इसके, यानी कि हाफ हो जाता है, हाफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होती है। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होने के बाद यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, जो कि 23 है नंबर पे, है ना। अभी तक क्या चल रहा है, कुछ अलग से डिवीजन नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम्स अलग से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। कौन डिवाइड हो रहा है, सिर्फ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी म्योटिक डिवीजन हो रही है, पास में हमें स्पर्मेटिड्स मिल रहे हैं। स्पर्मेटिड्स स्पर्म नहीं होते हैं। स्पर्मेटिड डिफरेंशिएशन करता है, यानी कि क्या करता है, डिवीजन करता है, डिवीजन करके वो स्पर्मेटोजोआ बनता है। अब ये स्पर्मेटोजोआ क्या है,
यही तो स्पर्म है, ये तो स्पर्म है। ठीक है, आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का जो हेड होता है वो सर्टोली सेल पे जाके गत जाता है। क्या होता है? गत जाता है। यानी क्या बोलते हो उसको तुम लोग? हाँ, गत जाता ही बोलना चाहिए। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है? स्पर्म का जो हेड होता है, ये जो स्पर्म का हेड है, ये कहाँ पे जाके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे जाके गत जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? वो सेमिनिफेरस नहीं, सर्टोली सेल्स पे जाके गत जाता है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वाया रिलीज किया जाता है। यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वाया हम लोग स्पर्म को ही रिलीज कर रहे हैं। वो स्पर्मेटोजोआ क्या कर रहा है? सर्टोली सेल पे जाके एम्बेड हो जा रहा है और वो एम्बेड होने के बाद प्रॉपर स्पर्म पे तब्दील हुआ। जब वो प्रॉपर स्पर्म पे तब्दील हो गया तब वो स्पर्म रेडी हो गया। अब वो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वाया इंसेमिनेशन के लिए रेडी है। समझ आया? ऐसे होती है गैमेट फॉर्मेशन। ऐसी होती है गैमेट फॉर्मेशन। आई होप समझ आ गया। ठीक है, पिंपल हो रखे हैं आधे और मैं खुद ही खुद का पिंपल खुजा रही हूँ। सैड लाइफ। इसके बाद आते हैं हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे कौन सी हॉर्मोन्स काम आती है? देखो, हाइपोथैलेमस से क्या होता है? जीएनआरएच रिलीज होता है। जीएनआरएच दो पार्ट्स को रिलीज करता है, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये लेडिक सेल पे काम करता है। एल फॉर एलएच, एल फॉर लेडिक सेल। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल पे काम करते हैं। क्या करता है? ये एंड्रोजन को स्टिमुलेशन करने में हेल्प कर रहा है और स्पर्मियोजेनेसिस को होने में हेल्प कर रहा है, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन होने में हेल्प कर रहा है, टेस्टिकुलर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। कौन? लेडिक सेल। कौन हेल्प कर रहा है? ले एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प कर रहा है। ठीक है, एफएसएच क्या करता है? वो सर्टोली सेल के अंदर जाता है। सर्टोली सेल्स कौन से थे? जो मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे, है ना? याद करो, संग संग याद करो, है ना? तभी तो होगा रिवीजन। क्या रिवीजन का मतलब क्या है? माँ रिवीजन का मतलब क्या है? क्या भी अभी याद होना चाहिए तुम्हें सब कुछ, है ना? ये तो कुछ दिन ही तो हुआ, तुम नीट 2024 दे के आए हो। अब तक तो सब कुछ फ्रेश फ्रेश याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं दिला रही हूँ याद। ठीक है, सर्टोली सेल्स में क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं मेल जर्म सेल्स को। वहां पे क्या कर रहे हैं? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? सिक्रीशन कर रहा है दो फैक्टर्स का जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है। वो कुछ फ्यू फैक्टर्स का सिक्रेशन कर रहा है जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है। ये है तुम्हारा हार्मोनल एक्टिविटी ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये हार्मोनल एक्टिविटी होती है, याद से। ठीक है, उसके बाद मैं ह्यूमन स्पर्म पे आ रही हूँ। तुमने ह्यूमन स्पर्म को देखा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखा है, पर तुमने देखा है। ठीक है, तो ह्यूमन स्पर्म कुछ इस प्रकार दिखता है अगर तुम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे इसे देखो तो। ठीक है, तो ये फोटो तुम्हें हर जगह दिखेगी, 10th के बुक में भी तुम्हें दिख चुकी थी, पर इस वाले सेक्शन पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू द डायग्राम। तुम्हें ऑलरेडी डायग्राम पता है, मैंने फिर भी डायग्राम तुम्हारे लिए ड्रॉ किया है। ठीक है, तुम्हें डायग्राम ऑलरेडी पता है, मैं डायग्राम के बारे में बात नहीं करूंगी। मैं अपने डायग्राम से कुछ चीजें तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तुम देख रहे हो ये ग्रीन वाला अपर पोर्शन जो कवर करके रखा है पूरे स्पर्म के हेड को, इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मेरे स्पर्म के हेड को। ठीक है, उसके बाद तुम ये ब्लू कलर का डॉट देख सकते हो जिसको मैंने एक्रोजोम लिखा है। महा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। ठीक है, मैं बोल सकती हूँ, कत करके बोल सकती हूँ, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से कि एक्रोजोम का मेन काम क्या होता है, क्या क्या कैरी करता है एक्रोजोम। ठीक है, उसका मेन काम क्या होता है, वो हीरो क्यों होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो एक्रोजोम जो होता है वो मेनली यहाँ पे एंजाइम्स कैरी करता है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये एंजाइम्स अभी काम नहीं आएंगे। मेल की बॉडी में जब एक्रोजोम है, ये एंजाइम जो वो कैरी करते हैं वो मेल की बॉडी में काम नहीं आएगा। पर जब वो फीमेल की बॉडी में जाएगा तब वहां पे उसको एक गोला प्रकार चीज दिखेगी। वो गोला प्रकार चीज क्या है? वो गोला प्रकार चीज है जोना पेलोसिडा। बोले तो पूरा नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मैं सच बता रही हूँ। हाँ भाई, उसमें क्या होता है ना कि तुम अगर एक बार ही घुस गए, वेरी गुड, सक्सेसफुल हो तुम। ठीक है, पर एक बार ही घुसना इतना इजी नहीं होता। पहली बात तो है, एक बार ही घुस जाओगे उसके बाद ऐसा सिक्योरिटी लगेगा कि बाहर से सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है, पर वो एक बार ही घुसने के लिए मुझे कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। वो एंजाइम्स कौन कैरी करता है? एक्रोसोम कैरी करता है। ठीक है, मैं बिल्कुल कहानी जैसा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जोना पेलोसिडा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो बोले तो नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है। वहां से जाओगे तब भी जाके फर्टिलाइजेशन होगी। तो वहां पे जाने के लिए
तुम्हें कुछ एंजाइम्स कैरी करना पड़ेगा, वो एंजाइम्स ये एक्रोसोम कैरी करता है। कौन कैरी करता है? एक्रोसोम कैरी करता है। समझ गए? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो पोर्शन में मेरा एरो घूम रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोमल मटेरियल को कंटेन करता है, ठीक है। ये वाली जो पार्ट तुम्हें दिख रही है इसे हम लोग मिडिल पीस कहते हैं। मिडिल पीस पे क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। अब तुम बताओ मेरे को माइटोकॉन्ड्रिया का कहाँ काम है? वही लेजेंडरी डायलॉग, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। हाँ बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए तो है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या करती है? स्विमिंग के टाइम पे, क्योंकि इसके पास तो कोई हाथ पैर नहीं है ना, स्पर्म के पास कोई हाथ पैर नहीं होता, वो मोबिलिटी कैसे करती है, मूवमेंट कैसे करती है? टेल के थ्रू करती है। तो टेल को तो एनर्जी देनी पड़ेगी, वरना टेल तो थक जाएगा, बोलेगा भाई साहब मैं नहीं जा रहा, है ना। तो उसको तो एनर्जी देनी पड़ेगी। कौन देगा उसको एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया देगा उसको एनर्जी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी देगा स्विमिंग करने के लिए, ठीक है, ताकि वो स्विम कर सके। और ये रहा हमारा टेल, तुम्हें दिख ही रहा है, ये हमारा पूछ है ना। हाँ ये देखो यहाँ पे पूछ है। ये पूछ क्या करते हैं? मोबिलिटी में हेल्प करता है। मोटिलिटी क्यों लिख कर रखा है मैंने? मोबिलिटी में हेल्प करता है ये पूछ, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ह्यूमन मेल्स क्या करते हैं? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स तो नॉर्मली इजैकुलेट करते हैं। तुम सोचोगे हैया राम इतना ज्यादा अमाउंट, हाँ पर इतना ही ज्यादा अमाउंट रहता है, क्योंकि वो लिक्विड तो होता है थोड़ा बहुत, पर उसमें बहुत सारे स्पर्म्स रहते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, 60% नॉर्मल मोटालिटी रेट रहती है, उसकी जो नॉर्मल शेप एंड साइज रहती है बिल्कुल नॉर्मल होता है। पर 40% क्या होती है, विगोरस मोटालिटी रह सकती है, वो तो नॉर्मल केसेस में हो ही जाती है। पर अगर 60% केस में विगोरस मोटालिटी हो गई, इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर मेल के अंदर स्पर्म काउंट्स क्या है, कम है। क्या है? स्पर्म काउंट्स कम है, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टोर्किडिज्म, देखो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है। जब टेस्टिस फेल करता है डिसेंट्स टू कम टू द एब्डोमेन टू स्पॉट, यानी कि वो बॉडी के बाहर आने में जब फेल कर जाता है तो अब हम उनसे क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं, यानी कि वो मेल क्या होता है, इनफर्टाइल हो जाता है। तो ये 7वें महीने पे होता है, देखो मैंने लिख के रखा है 7वें महीने पे एब्डोमेन से इंग्विनल कैनल के वाया टेस्टिस कहाँ पे, स्कोट्रम पे आती है, और तब जाके ये क्रिप्टोर्किडिज्म वाला पार्ट नहीं होता है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर 7वें महीने पे मेरा टेस्टिस निकल के नहीं आया, तो क्रिप्टोर्किडिज्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीमेन पे आते हैं। तो सीमेन क्या होता है? सीमेन होता है सेमिनल प्लाज्मा पर स्पर्म। ये वाला क्वेश्चन मुझे किसी किसी जूनियर ने पूछा है कि दीदी स्पर्म में क्या डिफरेंस है और सीमेन में क्या डिफरेंस है। तो स्पर्म देखो, स्पर्म तो एक लौता सेल है, ठीक है, वो तो एक लौता सेल है, वो एक ही चीज है जो कि छोटी सी है, एक ही चीज है वो। पर जब उसके साथ एक प्लाज्मा यूनिट कवर होता है, जब स्पर्म्स प्लाज्मा यूनिट के अंदर रहता है, तब उसे हम लोग सीमेन कहते हैं। और हमेशा स्पर्म सीमेन वाया ही ट्रेवल करता है, ठीक है। वो इंसेमिनेशन भी जब होता है ना, तब सीमेन वाया ही वो स्पर्म ट्रेवल करता है, ठीक है। ओके, ओके, समझ तो गए हो तुम लोग। ये ओ जेनेसिस थोड़ा सा बड़ा है, मेरी बातें ध्यान से सुनना, ठीक है। ऊ जेनेसिस थोड़ा सा बड़ा है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। आई होप तुम थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर लो, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर लो, 720p पे लेके जाओ या तो 1080p पे लेके जाओ, क्योंकि ये वाला जो नोट्स है थोड़ा सा छोटा छोटा है, मुझे जूम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो तुम उसे थोड़ा सा ठीक कर लो, ठीक है, ठीक है। ओके, ऊ जेनेसिस क्या होता है? देखो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ द मच्योर फीमेल गैमेट। पर ये कब होता है? मेल्स के केस में तो प्यूबर्टी में होता था, पर यहीं पे तो कैच है, यहीं पे तो कैच है। ये वाली होती है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। यानी कि मेल देखो, फीमेल्स क्यों आगे रहते हैं, फीमेल देखो पहले से स्टार्ट कर देते हैं सब कुछ, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट से स्टार्ट स्टार्ट करते हैं अपना काम, कि हाँ जी हम काम करेंगे, बिल्कुल तब काम करेंगे जब हमारी शुरुआत होगी। देखो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट से स्टार्ट कर दिया इसने। तुम अच्छे से देखो, मैं थोड़ा सा, हाँ देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये उगोनिया है, हमें दिख रहा है यहाँ पे पास पे उगोनिया लिखा हुआ है। ये उगोनिया ना डिफरेंशिएशन कर रही है, अपना म्योटिक डिवीजन कर रही है। ये प्राइमरी oocyte बनी। अब जब ये प्राइमरी oocyte बनी, तब ये ना हमारी बॉडी के अंदर तब बनी जब हमारा बर्थ नहीं हुआ है, ध्यान से मेरी बातें सुनना, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte कब बन रहा है? जब मेरी बर्थ हुई नहीं है, तभी मेरा प्राइमरी oocyte बन गया है, ठीक है। मेरा प्राइमरी oocyte तभी बन गया है जब मेरी बर्थ हुई ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जब बनता है, वो जब डिवीजन करके बनता है, तब होती है हमारी बर्थ टू प्यूबर्टी का टाइम। मैंने क्या बोला? बर्थ टाइम नहीं बोला, बर्थ टू प्यूबर्टी का टाइम बोला। यानी कि हमारा उगोनिया कब हो रहा है? एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हो रहा है।
हमारा जब पहला oocyte बन रहा है, प्राइमरी oocyte, तब वो कहाँ कब बन रहा है? जब हमारा बर्थ हुआ नहीं है, जब जन्म हुआ नहीं है, जब हम माँ के पेट में अभी भी है, तब हमारा प्राइमरी oocyte बन रहा है। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte कब बन रहा है? ये वाला टाइम लॉन्ग है, ये वाला जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग है। क्यों? क्योंकि माँ के पेट पे रहने तक, मेरी प्यूबर्टी हो जाने तक, यानी कि मैं माँ के पेट से 11-12 साल की जब तक नहीं हो जाती, तब तक मेरी सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगी। ठीक है, मेरी सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगी। इस प्यूबर्टी में आने के बाद मेरी सेकेंडरी oocyte बनेगी, तब मुझे होगा पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्योंकि ओव्यूलेशन होगा ना उसके बाद, ओव्यूम तो बनेंगे इसके बाद। मैं बता दूं कैसे ओव्यूम बनेंगे। देखो यहाँ पे यूगोनिया है, यूगोनिया ने डिफरेंशिएशन किया प्रोफेज के, प्रोफेज पे किया। ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू बन चुका है कि किस स्टेज पे कटता है, प्रोफेज स्टेज पे कटता है। ठीक है, ये वाला डिवीजन कब होता है? प्रोफेज स्टेज पे होता है। तो देखो सेल्स आए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया उन्होंने प्रोफेज स्टेज पे, प्राइमरी oocyte बन गए। प्राइमरी oocyte जब बन गए, तब इसकी जो उसके बाद की जो डिवीजन हुई, मेयोटिक डिवीजन हुई इसके, उसमें क्या बना? एक छोटा सा पोलर बॉडी बना, जिसका कुछ नहीं हो सकता, वो एक फालतू सा पोलर बॉडी बन गया। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा एक स्ट्रक्चर आ गया। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, यही सेकेंडरी oocyte था। ये सेकेंडरी oocyte ने फर्दर डिवीजन किया, सेकेंडरी पोलर बॉडी आ गया, और यहाँ पे हमारा बन गया ओव्यूम। यही तो हमें चाहिए था, ये इसके लिए ही तो इतनी मेहनत हो रही है यहाँ पे, है ना? यही तो हमें चाहिए था। तो ये कब बनता है? ये प्यूबर्टी में बनता है। यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए कि oogenesis का मतलब एक्टिविटी कब स्टार्ट होता है, तुम बोले एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट होता है। और ओव्यूम कब बनता है? वो प्यूबर्टी में बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कब बनती है? प्यूबर्टी में बनती है। समझाती हूँ तुम्हें, यहाँ पे देखो क्या हो रहा था। कहाँ गया रे? हाँ हाँ, देखो, ये जो स्पर्मेटिड्स बना, ये जो स्पर्मेटोजोआ बना, सब कुछ प्यूबर्टी के टाइम पे हो रहा था। सब कुछ प्यूबर्टी के टाइम पे हो रहा था। ठीक है, पर यहाँ पे जो हुआ, स्टार्ट भी हो, देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, पर ओव्यूम कब बना? ओव्यूम बना, ओव्यूम बिल्कुल से बिल्कुल बना प्यूबर्टी के टाइम। दोनों टाइम पीरियड्स अलग है। समझने की कोशिश करो, समझ नहीं आ रहा है एनसीईआरटी में ऊपर लिख के रखो पेंसिल से कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में ही होती है, उसकी स्पर्मेटिड्स भी प्यूबर्टी में ही, उसकी स्पर्मेटोजोआ भी प्यूबर्टी में ही फॉर्मेशन होती है। पर लड़कियों के केस में लड़कियां आगे है, लड़कियां आगे है। वो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट की उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, oogenesis की एक्टिविटी एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाती है, और उसका जो फाइनल ओव्यूम बनता है, देखो यही तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ना बेटा, ये हमारा बनता है प्यूबर्टी के टाइम पे। समझ रहे हो? समझ गए हो, मुझे पता है तुम समझ गए हो। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte के टाइम पे, अब देखो ये एक अलग टॉपिक चला गया। ठीक है, स्विच द टॉपिक। ये प्राइमरी oocyte के टाइम पे प्राइमरी फॉलिकल भी बनते हैं। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, इसे ग्रैनुलोसा सेल मिलके घेरा करते हैं, उसे एक ठेका बनाते हैं, एक लेयर सा बना देते हैं। सपोज ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसको एक लेयर इसको बांध दिया। ठीक है, एक लेयर ने इसको बांध दिया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद एक दूसरा लेयर आया, उस दूसरे लेयर ने उसे बांध दिया। अब ये जो दूसरा लेयर उसको बांध दिया ना, तब क्या बना? ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। ये दूसरा लेयर है, हाँ, ये दूसरा लेयर है। अब ये दूसरा लेयर से तीसरा लेयर बन गया, ये तीसरा लेयर बन गया। ठीक है, ये टर्शियरी फॉलिकल है। ये जब टर्शियरी फॉलिकल बनना खत्म होता है, ये जब टर्शियरी फॉलिकल बनना खत्म होता है, तब हमारी पहली मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। यानी कि ये प्राइमरी oocyte जब खत्म होता है, तब जाके एक्चुअली ये जो फॉलिकल वाला सिस्टम है, जो जो टर्शियरी फॉलिकल बन जाता है, तब प्राइमरी oocyte खत्म होती है। मुझे पता है ये वाला पार्ट तुम्हें बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें सब समझ में आएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें एक बार भी अगर पढ़ा हुआ एनसीईआरटी, तुम्हें सब समझ में आएगा। लिसन टू मी फर्स्ट। प्राइमरी फॉलिकल वाला जो पार्ट होता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म होता है कब? जब प्राइमरी oocyte चल रहा है। ठीक है, प्राइमरी oocyte चलते चलते, मैंने देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइन दिया है, क्यों दिया है पता है? क्योंकि ये सारे के सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं, ये प्राइमरी oocyte के रहते हो रहे हैं। ये इवेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे। लिसन टू मी, लिसन टू मी, दिस फॉलिकुलर फॉर्मेशन अगर खत्म नहीं होगा, तो मेरा प्राइमरी oocyte बनेगा ही नहीं। मेरे बर्थ से पहले मेरा प्राइमरी oocyte नहीं बनेगा। सॉरी, मेरे बर्थ के बाद मेरा प्राइमरी oocyte नहीं बनेगा। ठीक है,
समझ में आया? तो प्राइमरी फॉलिकल वहां ग्रैन्युलोसा सेल से घिरा हुआ बना सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से वो टर्शियरी फॉलिकल बन गया, टर्शियरी फॉलिकल को फ्लूइड फिल्ड कैविटी घेराव करके रखी, जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। यहाँ पे हमारी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है, यानी कि फर्स्ट oocyte बनना हमारा कंप्लीट हो जाता है। वहां से ये टर्शियरी फॉलिकल जो है ये रहा है, मेरे प्राइमरी oocyte के पास ये टर्शियरी फॉलिकल रहा है। ये जब सेकेंडरी oocyte बनता है तब इसका मेन खेला तो वहां पे स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका मेन खेला वहां पे स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना जान के रखो, ये टर्शियरी फॉलिकल तक रुका रहता है, प्राइमरी oocyte कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte बन जाती है। इसके बाद ये टर्शियरी फॉलिकल क्या काम करेगा ये मैं बाद में जब बताऊंगी। ठीक है, बस इतना बता सकती हूँ, oogenesis कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर से तुम्हारी क्लैरिटी के लिए बता देती हूँ, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में oogenesis स्टार्ट होता है, ओव्यूम बनता है प्यूबर्टी में, प्राइमरी oocyte के वक्त प्राइमरी फॉलिकल टू टर्शियरी फॉलिकल का जर्नी कंप्लीट होता है, तभी जाके प्राइमरी oocyte बनता है, और उसके बाद प्राइमरी oocyte डिवीजन करके सेकेंडरी oocyte बनती है। ठीक है, आई होप मैंने तुम्हें समझा दिया। फाइन 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 फाइन। अच्छा हाँ, ये भी पॉइंट याद रखना थोड़ा सा, ऊगोनिया जो होता है ये बर्थ के बाद और कोई भी ऊगोनिया नहीं होता है। ऊगोनिया जो रहता है बर्थ के पहले ही हो जाता है, जो प्रोड्यूस होना है उसके बाद नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी oocyte पे। सेकेंडरी oocyte ना ओव्यूम बनता है, हमें ये चीज पता है। ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये ग्राफियन फॉलिकल बनती है। ठीक है, और ये ओव्यूम क्या करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर चला जाता है। समझ रहे हो? दोनों अलग अलग टाइम पे बन रहे थे पर दोनों ही बन के रेडी थे। इधर ओव्यूम भी रेडी हो गया, उधर टर्शियरी फॉलिकल तो ऑलरेडी रेडी था, जन्म से पहले ही रेडी था कि भैया हम रेडी है, तुमको जब होना है तुम हो जाना, उसके बाद हम दोनों कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है, ये टर्शियरी फॉलिकल जो था, टर्शियरी फॉलिकल ने oocyte भाई साहब को बोला कि भाई साहब हम रेडी है, आप डिवीजन करके सेकेंडरी oocyte बना के ओव्यूम जब बना दोगे ना, हम दोनों तभी कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अब भी जाके जब मेरी प्यूबर्टी हिट हो गई, जब मेरी ओव्यूम बन गई, तब मेरा टर्शियरी फॉलिकल फिर से मूवी में वापस आया और उसने ग्राफियन फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म किया, और ये दोनों अब कोलैबोरेट करने लग गए, ओव्यूम ग्राफियन फॉलिकल के अंदर घुस गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रॉपर बैच को तो समझ में आ रहा है, फ्रेशर बैच को तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ओके। सेकेंडरी oocyte क्या किया, जोना पेलुसिडा में चेंज हुआ। मैंने बोला था ना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिस्टम कौन है, जोना पेलुसिडा है ना, उसमें घुसना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सिक्योरिटी ज्यादा रहती है। और ये ग्राफिन फॉलिकल क्या किया, ये रप्चर हो गया रिलीज करने के लिए ओव्यूम को। ठीक है, अब ये समझ में आएगा और भी अच्छे से जब हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मूव करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पहले ही एक चीज बता देती हूँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर लड़की के साथ होता है, ऑलमोस्ट हर लड़की के साथ होता है, कुछ एक्सेप्शंस होता है ना, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, पर हर लड़की के साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। अब तुम बोलोगे जिनके साथ नहीं होता वो फर्टाइल नहीं होती, नहीं, वो होती है फर्टाइल, पर भी नहीं होता। कुछ रीजंस है उसके, वो मेडिकल रीजंस है, अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तो देखो, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, तो पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब हमारा स्टार्ट होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में, यानी कि ओव्यूम बन गया, अब उसकी पहली रिलीज होगी, ओवियम हीरोइन बन गई, उसके बाद जब उसकी पहली रिलीज होगी तब हम उसे मेनार्क कहते हैं। ठीक है, मेनार्क कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन माय होल लाइफ। ठीक है, बहुत डरा हुआ सिचुएशन होता है, आई नो। लड़कियां अगर तुम डरी हो, मतलब तुम्हारी जो एक्सपीरियंस थी, तुम लिख सकते हो मुझे कमेंट्स में कि तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हें पहली बार हुआ था। मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा था मैं मरने वाली हूँ। सच बता रहा हूँ, मैं मम्मी को जाके पूछ रही थी, मम्मी मैं मरने वाली हूँ क्या? तो मुझे तो बहुत डर लगा था। तुम्हें कैसा लगा था अपने कमेंट्स में बता सकते हो अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। ठीक है, उसके बाद देखो, ह्यूमन फीमेल का जो साइकिल होता है वो 28 to 29 डेज के इंटरवल में होता है, यानी कि आज अगर मेरा साइकिल कंप्लीट हुआ, सपोज आज मेरा साइकिल कंप्लीट हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ है, तो आज से 28 से तो 29 दिन के इंटरवल पे मेरा फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। ठीक है, तो ये साइकिल क्या करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेरा फिर से होगा, तो 28 to 29 डेज के इंटरवल पे फिर से मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। ठीक है, वन साइकिल क्या करते हैं, वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू अनदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वन साइकिल टू अनदर साइकिल का जो टाइम है उसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेनली बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम टूटता है। एंडोमेट्रियम कहाँ था, वॉल्स ऑफ द यूट्रस पे था,
वॉल्स ऑफ द यूट्रस यानी कि बेसल वाला जो पार्ट था, मैंने बोला था ना बेसल वाला पार्ट था, वहां पे ब्लड वेसल्स ज्यादा जमा होते थे, तो वो पार्ट जब टूट जाता था तब ब्लड निकलता था। यही तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जहाँ पे ब्लड निकलता है। अब समझ में आया है? कनेक्टिंग द डॉट्स, डॉट्स कनेक्ट हो रहा है। हाँ, होना तो है ही डॉट्स कनेक्ट। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब होता है? जब एंडोमेट्रियम मेरा फ्लो करता है, जब टूट जाता है तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स इफ द फर्टिलाइजेशन इज नॉट ऑकरिंग। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, अगर मेरा जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। अगर जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? लड़कियां जानती है, लड़कों को समझा रही हूँ मैं। ठीक है, लड़कियां जानती है कि नहीं? कमेंट्स में लिखना जरा। लड़कियों को तो पता होता है, यानी कि मेरी तरह पता होता है। मुझे तो क्लास 9 तक यही पता था कि सिंदूर पहना दो तो बच्चे हो जाते हैं। नहीं, इसी के लिए तो सेक्स एजुकेशन यूज किया गया था ना हमारे इंडिया में। देखो, हमारे जैसे मिसकॉन्सेप्शन सबको हो सकता है, इसीलिए तो सेक्स एजुकेशन लाया गया है इंडिया में, है ना। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम मुझसे सीख रहे हो, ये सब क्या है? ये सब सेक्स एजुकेशन है। ये हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट इसीलिए तो हुआ था ताकि मिसकॉन्सेप्शन ना रहे, है ना। मिसकॉन्सेप्शन तो नहीं रहे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जब कोई इंसान प्रेग्नेंट नहीं होता है, तब उसकी मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। पर वो अगर उसकी फर्टिलाइजेशन हो गई, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो 9 महीने उसकी कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी, ठीक है। वेरी गुड। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फेजेस पे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं अलग अलग से ना पीवाईक्यू मार्क नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ के हर पार्ट से पीवाईक्यू आ चुका है। आई एम नॉट इवन जोकिंग, हर पार्ट से पीवाईक्यू आ चुका है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। पहला पार्ट है मेंस्ट्रुएशन फेज। इस पार्ट में क्या होता है? एंडोमेट्रियम टूट जाता है, बिखर गया, टूट गया बेचारा, हाँ, ठीक है। तो वो टूट जाता है, और ये साइकिल क्या होती है? 3 से 5 दिन की होती है, ठीक है। ये साइकिल 3 से 5 दिन की होती है, ओके फाइन। फॉलिकुलर फेज क्या होती है? ये प्राइमरी फॉलिकल्स में होती है, जब ओवरी क्या करती है? ग्रो करती है फुल्ली मेच्योर ग्राफीन फॉलिकल्स बनने के लिए, ठीक है। ये फुल्ली मैच्योर ग्राफिक फॉलिकल्स बनने के लिए ग्रो करती है। और एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है? रीजनरेट करती है, यानी कि वो एक बार टूट के फिर से रीजनरेट करती है। एक बार वो टूट गई, पर दूसरे दिन वो फिर से खड़ी हो गई। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। एंडोमेट्रियम से सीखो कैसे कंसिस्टेंट रहना पड़ता है ना। तो एंडोमेट्रियम क्या हुआ? एक दिन टूट गया, मेंस्ट्रुएशन फेज में वो टूट गया, पर फॉलिकुलर फेज में वो फिर से उठ खड़ा हुआ कि नहीं, मुझे फिर से बनाना है ब्लड वेसल वाला कुशन फैटी लेयर, मुझे फिर से बनाना है, ठीक है। और ये प्राइमरी फॉलिकल क्या करता है? ये फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है। याद है मैं पढ़ा रही थी तुमको? प्राइमरी फॉलिकल फिर बनता है सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है उसके बाद, है ना। वेट वेट अ सेकेंड।
सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, मुझे उठ के जाना पड़ा 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड नहीं, शायद 5 मिनट हो गए हैं ना। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ, मेंस्ट्रुएशन फेज में थे हम लोग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग हमारी ब्रेक हो गई, साइकिल हमारा 3 से 5 दिन का चलता है। ठीक है, 3 से 5 दिन का चलता है, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लो 4 दिन का तो चलता ही है। ठीक है, उसके बाद फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, ये जो प्राइमरी फॉलिकल था ये ग्राफिन फॉलिकल में चेंज हो गया। एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग था वो रीजनरेट कर गया, खड़ा होके उड़ गया। ठीक है, कि मुझे फिर से बनाना है एंडोमेट्रियम का लेयर, मुझे फिर से बनाना है। उसके बाद आया ओव्यूलेटरी फेज। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फेज में क्या होता है, ओव्यूम रिलीज होता है। ठीक है, ये फेज वो फेज होता है जहाँ पे ओव्यूम रिलीज होता है, इसीलिए इसको ओव्यूलेटरी फेज बोला जाता है। एलएच एंड एफएसएच अटेन करता है तब पीक लेवल पे रहता है। एलएच एंड एफएसएच सीक्रेट होता है, बहुत सीक्रेट होता है। एक सेकेंड। ओके, सॉरी, आई एम सो एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बार बार इंटरप्ट कर जा रही हूँ क्लास के अंदर से। ठीक है, सॉरी, कंस्ट्रक्शन चल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, एलएच और एफएचएच क्या करता है, अपना पीक लेवल अटेंड करता है। इसका मतलब क्या है, वो हार्मोन से एकदम पीक लेवल पे जाते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे। तब क्या होता है, एलएच सर्च होता है। एलएच सर्च की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन, जो ग्राफिन फॉलिकल था उसके अंदर से ओव्यूल निकल के आ जाता है। ओव्यूल जो निकल के आ जाता है तब उस फेज को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं।
सिंपल सी मतलब है, मेरा ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो चुका है, मेरा ओव्यूम रिलीज हो चुका है, ठीक है, रिलीज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। क्या आता है? ल्यूटियल फेज। ठीक है, ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। ग्राफिन फॉलिकल को तो किसी चीज पे तो चेंज होना पड़ेगा ना। ये देखो मैं समझाती हूँ तुम्हें। ये देखो, ये देखो, ये था मेरा प्राइमरी फॉलिकल, वो बन गया टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल बनने के बाद वो ग्राफियन फॉलिकल बन गया, देखो ये। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, एलएच सर्ज हुआ, इस टाइम पे क्या हुआ, एलएच सर्ज हो गया, और यहाँ से ओवियम बाहर निकल के आ गया। अब जब ओवियम बाहर निकल के आ गया तो उसका आधा काम तो खत्म ही हो गया ग्राफियन फॉलिकल का। तब क्या बचा हमारे पास, एक कॉर्पस ल्यूटियम बच गया। क्या बच गया, कॉर्पस ल्यूटियम बच गया, जो कि डीजेनरेट कर गया आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन ये डीजेनरेट कर गया। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जब खत्म हो गया तब वो डीजेनरेट करता है, पर उससे पहले वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। ठीक है, वो भी मैं बताती हूँ तुम्हें। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ल्यूटियल फेज में ग्राफिन फॉलिकल क्या कर रहा है, ओवियम को तो रिलीज कर चुका है, ये ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो रहा है। ये जो ग्राफिन फॉलिकल था ये कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, मेंस्ट्रुएशन के बाद खुद डीजेनरेट कर जाएगा, पर उससे पहले ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा। वो बोलेगा भैया मैं तो खत्म होने वाला हूँ, पर मैं उससे पहले एंडोमेट्रियम को बचा के जाऊंगा। तो इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, ताकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो बरकरार रहे। ठीक है, यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग के लिए कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट करता है, इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करने का मतलब है फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। ठीक है, ओके। ये देखो, ये है पूरा का पूरा डायग्राम। यहाँ पे है ग्राफिन फॉलिकल, ये है कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पे देखो एलएच सर्ज, पूरा मिडिल में देखो एलएच सर्ज हो रहा है, यानी कि ओव्यूलेशन इस पार्ट में हो गया। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज किया, ताकि क्या किया जा सके, एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया जा सके, है ना। इसीलिए देखो कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज किया, इसीलिए देखो प्रोजेस्टेरॉन का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ गया है इस पोजिशन पे, और एस्ट्रोजन का ग्राफ एलएच सर्ज के टाइम पे ऊपर पे गया है। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस टाइम पे एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, किस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है, किस टाइम पे एलएच एंड एफएसएच दोनों ज्यादा होते हैं, तो किस टाइम पे होता है, एलएच सर्ज के टाइम पे होता है। ठीक है, उसके बाद जब ल्यूटियल फेज खत्म हो जाता है फिर भी एलएच एंड एफएसएच ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और जब मेनोपॉज कब होता है, 50 इयर्स के एज पे, या तो 45 टू 50 इयर्स के एज पे हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप कर जाता है, तब हम उसे मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, वी आर डन। देन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्या होता है, जब तुम्हारा कॉपुलेशन कंप्लीट हो जाता है तो सीमन क्या करता है, रिलीज करता है ना। पेनिस वाया सीमन क्या करता है, वजाइना में रिलीज करता है, उसे तो हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। अब ये जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, ये देखो रैपिडली स्विम करके यूटेरस पे आते हैं। यूटेरस पे उन्हें एम्पुलरी रीजन मिलती है, वो वाली रीजन जहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, वो वाली रीजन जहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, उसी एम्पुलरी रीजन पे ये यूट्रस बाय आए। देखो सपोज तुम पकड़ लो, स्पर्म अपने घर आ रही है, ठीक है, तो घर के मेन हॉल पे वो आई, यूट्रस पे वो आई, उसके बाद उसे बेडरूम पे जाना था, तो बेडरूम पे वो एम्पुलरी रीजन उसका बेडरूम था, वो बेडरूम पे गई। अब देखो कंडीशन क्या है, ओव्यूम एंड स्पर्म अगर दोनों एक ही टाइम पे एम्पुलरी रीजन पे नहीं आते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए हमेशा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कोइटस होने के बाद हमेशा फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ओव्यूम एंड स्पर्म अगर सही टाइम पे कंजिक्यूटिवली नहीं आए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उन्हें सही टाइम पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के पास जाता है। कौन है, जोना पेलुसिडा है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिस्टम कौन है, जोना पेलुसिडा है। उसमें क्या होता है, जब भी स्पर्म उसमें घुसने की कोशिश करता है तो वो क्या, वो घुस तो जाता है, किसकी वजह से घुस जाता है, एक्रोसोम्स उस एंजाइम्स को यूज करता है ताकि वो घुस जाए। दिखाते हो तुम्हें फिगर, दिखाते हो तब समझ में आएगा। देखो तो ये जो पिंक कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये कोरोना रेडिएटा है। उसके बाद वाला जो पोर्शन है, ये जो सैप ग्रीन कलर का पोर्शन है, इसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। देखो ये वाला स्पर्म यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इसके हेड पे एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम रिलीज करेगा, ये स्पर्म आसानी से घुस जाएगा। पर इसके बाद तुरंत एक सिक्योरिटी अलार्म बजेगा, एक इंड्यूस होगी, एक हार्मोनल एक्सचेंज होगी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जोनो पेलुसिडा क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है क्या, वन टाइम में वन स्पर्म इज ओनली अलाउड, दूसरे स्पर्म्स नहीं घुस सकते। एक ही टाइम पे एक ही स्पर्म अलाउड है जोना पेलुसिडा के अंदर, और कोई नहीं आ सकता। इसीलिए वो हार्मोनल एक्सचेंजेस करते हैं ताकि उसका जो सिक्योरिटी है वो लॉक हो जाए।
ठीक है, समझ में आया? ओके। तो इसके बाद क्या होता है, जब एक्रोजोम ने अपना सिक्रेशन दिया एंटर करने के लिए ओव्यूम के अंदर, तब वो एंटर तो कर गया। अब ये हैप्लॉइड ओव्यूम जो है और ये जाइगोट, ये हैप्लॉइड स्पर्म जो है और ये ओव्यूम क्या क्या जाइगोट में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte जो है, ये सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाई जो कि हैप्लॉइड ओव्यूम बनाया। इसीलिए हैप्लॉइड ओव्यूम और हैप्लॉइड स्पर्म मिलके एक जाइगोट को तैयार कर लिया। इसीलिए बोलते हैं ना, मदर का 23 क्रोमोसोम्स मिला है, फादर का 23 क्रोमोसोम्स मिला है, तब जाके बच्चे को 46 क्रोमोसोम्स मिले। कैसे? क्योंकि ये दोनों तो हैप्लॉइड थे। हैप्लॉइड अवस्था में इन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया, तब जाके जाइगोट बना। जाइगोट 46 क्रोमोसोम्स वाले बने। ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो फीमेल्स में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, मेल्स में क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो अगर मैं इनकी क्रॉसिंग करूं तो देखो यहाँ पे मैंने क्रॉसिंग कर भी दिया है, F1 जनरेशन क्रॉसिंग कर दिया मैंने। अच्छे से देखो यहाँ पे, ये भी 50% है, ये भी 50% है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही 50% है। अब तुम किसी को ब्लेम कर सकते हो क्या? तुम किसी को ब्लेम कर सकते हो कि फीमेल होगा या मेल होगा? अरे दोनों का रेशियो है तो सेम सेम है, तो कुछ भी हो सकता है ना। पर तुम अच्छे से देखो किसकी वजह से सारे के सारे चेंजेस हो रहा है। देखो अगर मैं एक्स एक्स लगा दूं तो फीमेल तो बन ही जाएगा, है ना। पर अगर मैं एक्स के पास एक वाई लगा दूं तो मेल बन जाएगा। अगर मैं एक्स के पास एक एक्स लगा दूं तो वो फीमेल बन जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी वाई की है ना। क्योंकि एक्स के पास वाई लगेगा तब भी जाके मेल होगा, है ना। तो इसीलिए वाई क्रोमोसोम्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, मेल रेस्पॉन्सिबल है। इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, जाइगोट के लिए। जाइगोट मेल बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल रिस्पॉन्सिबल है। कभी भी फीमेल्स को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी हमें यही बोलती है कि फीमेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कि वहां पे वाई क्रोमोसोम आएगा या नहीं आएगा, समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद आते हैं माइटोटिक डिवीजन। देखो जाइगोट में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस्थिमस तैयार होता है जो कि ओविडक्ट होता है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्लीवेज बनता है जाइगोट से। ये जो इस्थिमस पे जो जर्नी है इसकी, ये क्या होती है, क्लीवेज फॉर्मेशन होती है। तो ये जाइगोट क्या होता है, ये ना 2 से 16 डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग ब्लास्टोमर्स कहते हैं। ये जाइगोट 2 से 16 डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग ब्लास्टोमर कहते हैं। और ये जो एम्ब्रायो है जो 8 से 16 ब्लास्टोमर में टूट गया, इसे हम लोग मोरूला कहते हैं। इंसानों को हम लोग क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। ये मिलके ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। ब्लास्टोमर एंड द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू द आउटर लेयर। यस, ओ दीक्षित करो, राइट। तो भैया ये जो ब्लास्टोमर ये ब्लास्टोमर कहाँ पे होती है, ब्लास्टोसिस्ट में होती है ना। आई एम अगेन सॉरी, आई एम अगेन सॉरी फॉर इट। ब्लास्टोमर जो होती है वो ब्लास्टोसिस्ट में होती है। इट इज अरेंज्ड इनटू द आउटर लेयर, जिसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये इनर ग्रुप ऑफ द सेल्स जो होती है ये अटैच्ड होती है ट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है, तो ये ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड होती है। उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है वो एंडोमेट्रियम से अटैच होती है। अब ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन तो गया, कैसे बना, कैसे बना, मैंने यहाँ पे बोला कैसे बना। एम्ब्रायन जो था वो 18 to 16 ब्लास्टोमर बना रहा था, जिसे हम लोग मोरूला कहते हैं। और ये एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। ये जो ब्लास्टोमर है ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ऐसे लेयर्स पे अरेंज है जिसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये जो इनर ग्रुप ऑफ सेल मास है दे आर अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट, जिसे हम लोग इनर सेल मास कहते हैं। ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है ये एंडोमेट्रियम के साथ अटैच्ड है, इनर सेल मास के साथ भी अटैच्ड है। अब ये जो यूट्राइन सेल्स है ये डिवाइड करते हैं ताकि ब्लास्टोसिस्ट को कर सके। और ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करते हैं, ये जाके एम्बेड हो जाते हैं एंडोमेट्रियम के वॉल पे। कहाँ पे एम्बेड होते हैं, वो यूट्रस के बेसल वाला पार्ट होता है ना, वहां पे जाके एम्बेड हो जाता है। यानी कि इम्प्लांटेशन हो गई। इसका मतलब क्या है, प्रेगनेंसी कंप्लीट, प्रेगनेंसी का काम कंप्लीट। प्रेगनेंसी हो चुकी है, इम्प्लांटेशन हो चुकी है, बच्चा यहाँ पे फिक्स हो गया, यहीं से बड़ा होगा बच्चा, यहाँ से बच्चा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पार्ट था जहाँ पे एक्चुअली इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है ना उसको एक जगह पे फिक्स होना पड़ता है तब जाके वो ग्रो करता है उस जगह से। तो वही ग्रो जो हो रही है ना वो, तो उसके लिए इम्प्लांटेशन वाली प्रोसेस होना जरूरी है। अगर वो यूट्राइन वॉल पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे आके नहीं आएगी
तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगा। सॉरी, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा, ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगा, बच्चे का बच्चा मर जाएगा। तो इसीलिए उसका इम्प्लांटेशन होना बहुत जरूरी है। इम्प्लांटेशन हो गया यानी कि ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी तक डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेगनेंसी, ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रेगनेंसी में क्या होता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस रहते हैं जिसको हम लोग कोरियोनिक विली कहते हैं, जो सराउंडेड होते हैं बाय द यूटेराइन टिश्यूज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटरनल ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटरनल ब्लड कहते हैं। वो कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मैंने सोचा 2 घंटे होने को चल रहे, नहीं इतना टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्लासेंटा होता है ना, ये प्लासेंटा होता है, ये क्या करता है, माँ को और बच्चे को अटैच करता है। इसको छोड़ो, मेरी बातें सुनो पहले। ये प्लासेंटा जो होता है, ये माँ और बच्चे को अटैच करता है। ये जब माँ और बच्चे को अटैच करता है तो वो क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एम्ब्रायो। एम्ब्रायो को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई करने का जो जिम्मा है वो प्लासेंटा के ऊपर है। उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल को हटाने का जिम्मा भी प्लासेंटा के ऊपर है। यानी कि प्लासेंटा बच्चों को न्यूट्रिएंट भी दे रही है, उसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाल रही है, प्लासेंटा ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, प्लासेंटा माँ और बच्चे में रिश्ता बरकरार रख रही है। एक ही चीज है प्लासेंटा, प्लासेंटा ही है सिर्फ। और वो कैसे कनेक्टेड है, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, वही मदर और एम्ब्रायो के बीच में रिलेशन रखती है। तो प्लासेंटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक एंडोक्राइन टिश्यू बोल सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है। ये सब ना क्या है, एनसीईआरटी टर्म्स है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा, प्लासेंटा इज अ, और वहां पे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सब कुछ लिख के रख देगा, और तुम्हें फिर याद नहीं आएगा क्या बोला था मैम ने। तो इसीलिए प्लासेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखो प्लासेंटा क्या क्या रिलीज करता है। प्लासेंटा बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, 4 हार्मोन स्पेशली रिलीज करते हैं। एक होता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एक होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एक होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और एक होता है लैक्टोजन। ठीक है, ये सारे के सारे हार्मोन्स वो प्रेगनेंसी वाले वक्त पे ही रिलीज करता है, इसीलिए इन्हें प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। ओवरी क्या रिलीज करती है, ओवरी रिलैक्सिन रिलीज करती है। प्लीज याद रखना, इसे प्लासेंटा के कैटेगरी में मत घुसा देगा। एकमात्र ओवरी एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसका नाम है रिलैक्सिन। ठीक है, HPL, HCG, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब कब बढ़ जाता है, ये जब प्रेगनेंसी हो रही है ना, जब पार्चुलेशन हो रही है, तब ये ना बहुत बढ़ जाता है, ताकि वो फीटल ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए, फीटल इजेक्शन को सपोर्ट कर पाए। और इससे क्या होता है ना, मेटाबॉलिक चेंजेस होती है मम्मी के अंदर, जो मेंटेन करती है प्रेगनेंसी को। ठीक है, इसीलिए ये सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं जब पार्चुरेशन होता है, ताकि बच्चा सही सलामत वापस मतलब बाहर आ पाए। ठीक है, इसके लिए ये सारे के सारे हॉर्मोन्स क्या करते हैं, रिलीज हो जाते हैं, रिलीज नहीं इंक्रीज हो जाता है। उफ, मेरा दिमाग आज खराब हो चुका है। अच्छा, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, ये जो इनर सेल मास था ना एम्ब्रायो का, ये डिफरेंशिएशन करता है, 2 पार्ट्स बनते हैं इसके, एक्टोडर्म बनता है, एंडोडर्म बनता है। ठीक है, क्या क्या बनता है, एक्टोडर्म बनता है, एंडोडर्म बनता है। और ये मेसोडर्म जो होता है ना, वो कभी कभी एक्टो और एंडो के बीच में आ जाता है। ठीक है, अब मैं एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात करती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जब पहला महीना होता है, जब माँ के पेट में बच्चे का पहला महीना होता है, जब एम्ब्रायो का पहला महीना होता है, तब एम्ब्रायो की जो दिल होती है वो तैयार होती है। एम्ब्रायस हार्ट इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट मंथ। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ उसकी लिम्स और डिजिट हो जाते हैं, लिम्स ठीक है, हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ द 12 वीक्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे उसकी सारी की सारी मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हो जाती है, लंग्स, हार्ट, लिवर, स्टमक, किडनी, एवरीथिंग क्या होता है, 12 वीक्स के एंड में हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल तक हो जाता है। 5th मंथ के स्टार्टिंग पे उसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है पेट के अंदर, वो पेट के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट करने लगता है, वो बोलते हैं ना लात मार रहा है, लात मार रहा है, वो 5th मंथ के टाइम पे होता है। ठीक है, 5th मंथ से स्टार्ट होता है वो चीज। ठीक है, उसके बाद 24 वीक्स के एंड पे क्या होता है, बॉडी बहुत सारे छोटे 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 हेयर्स से कवर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हेयर्स क्या है, हमारी बॉडी के स्किन का प्रोटेक्शन है ना, तो हेयर से वो क्या करता है, कवर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई लैशेस उसकी सेपरेट हो जाती है, आई लीड्स उसकी सेपरेट हो जाती है ना, ये सब होता है। बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ फीटस क्या होती है, तैयार हो जाती है। अब इस फीटस का पार्चुरेशन होगा, है ना, ये फीटस की डिलीवरी होगी। ठीक है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो गया। ओके फाइन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन की अगर बात करूं, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है, जेस्टेशन पीरियड अलग से होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग 9 मंथ का जो ड्यूरेशन है उसे हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। विगोरस कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस एंड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी को हम लोग
पार्चुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। जो विगरस कॉन्ट्रैक्शन होती है मेरे यूट्रस पे प्रेगनेंसी के एंड में, उसे पार्चुरेशन कहते हैं। और ये पार्चुरेशन कहाँ से हो रही है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इसे कंट्रोल कर रहा है, हमारा न्यूरल स्टेट इसे कंट्रोल कर रहा है, इस विगोरस कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है। सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन कैसे पता चलता है? फुल्ली डेवलप फीटस के साइन से पता चलता है। यानी कि फीटस अगर हलचल कर रहा है, अगर फीटस में कुछ डिफरेंशिएशन दिख रहा है हमें, इसका मतलब क्या? पार्चुरेशन का टाइम चला आया है, डिलीवरी का टाइम चला आया है। ठीक है। और क्या? सिर्फ फीटस ही नहीं करता, फीटस का इजेक्शन रिफ्लेक्स करता है, यानी कि फीटस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, अम्नियोटिक फ्लूइड तोड़ के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? कि फीटस बाहर आने की कोशिश कर रहा है, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, वाटर ब्रोक हो चुका है। इसका मतलब क्या है? ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्यों होता है? ताकि ये साइन दे सके कि पार्चुरेशन होने का टाइम आ चुका है ना। इसके बाद देखो, मैमरी ग्लैंड्स जो होती है प्रेगनेंसी के बाद, ये सबसे बड़ा जो काम करती है वो करती है प्रोड्यूसिंग मिल्क, है ना। प्रोड्यूसिंग मिल्क वाला काम क्या करती है? लैक्टेशन, ये करती है वो। ठीक है। तो लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड 6 महीने का होता है। आई डोंट नो व्हाई आई हैव मिस्ड दिस पॉइंट। ठीक है। लैक्टेशन पीरियड 6 महीने का होता है। इस लैक्टेशन पीरियड में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है, यानी कि 9 महीना और इधर 6 महीना, यानी कि 15 महीना कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल वुमेन्स में नहीं होती है। ठीक है। इन 6 महीनों में कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है। तो ये मिल्क जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर आईजीए एंटीबॉडी रहती है, यानी कि माँ अपने बच्चों को अलग से एंटीबॉडी प्रोवाइड कर रही है ताकि उन्हें इम्यूनिटी मिल सके, उनके अंदर कोई जर्म, कोई भी आउटर पैथोजन उनको हार्म ना कर सके। कोई भी आउटर बैक्टीरिया, फंगी, कुछ भी हो जाए, पैथोजन जो भी है वो उसे हार्म ना कर पाए, इसीलिए मम्मा से उसे क्या मिलता है? कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जिसमें एक आईजी एंटीबॉडी होता है जिसके बॉडी में जाता है। इसे हम लोग पैसिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं चिल्ड्रन का। तब के लिए मम्मी उसके बच्चों को पैसिव इम्यूनिटी देती है। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं कि अपने बच्चे को दूध पिलाओ, क्योंकि उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है ये चीज, ताकि उसे कोई भी डिजीज जल्दी अटैक ना कर पाए, जाके उसकी बॉडी में एंटीबॉडी लड़ाई कर पाए। इसीलिए माँ का दूध दिया जाता है बच्चों को, बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है बच्चों के लिए। ठीक है। ये लैक्टेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द होल, ओ माय गॉड, इतना बड़ा चैप्टर हमने कंप्लीट किया। कितने कितने टाइम पे? आई थिंक सो 1 hour 30 minutes में हमने कंप्लीट कर लिया। क्या बात है! अपने लिए एक हाथ ताली तो होनी चाहिए। तुम मेरे साथ बने रहे पूरे क्लास में, इसके लिए एक मतलब राउंड ऑफ अप्लॉज तो होनी ही चाहिए सबके लिए, है ना। तो मैं फिर से एक ही बात कहूंगी कि इसका जो नोट्स है वो कलेक्ट करना है तुम्हें टेलीग्राम से। और ये वाला जो पीडीएफ है अच्छे से पढ़ो, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पीडीएफ है। और मैं बोल रही हूँ ना, इसका मतलब है मैं कुछ सोच के बोल रही हूँ। ठीक है। ये एनसीईआरटी बेस्ड पीडीएफ है, इसे प्लीज पढ़ो। इसके बाद जाके तुम अगर एक बार एनसीईआरटी रिवीजन भी लगाओगे, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है। और अगर क्लास में मजा आया तो मुझे प्लीज बताना, लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज सब्सक्राइब करना। अगर पसंद आए, थोड़ा सा भी एफर्ट पसंद आए, तो प्लीज सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम पे आओ, बात करेंगे हम लोग वहां पे। हम तो बहुत बातें करते हैं, हम बहुत बातें करते हैं। तो आओ, बात करेंगे। और लास्टली, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का वो वाला कोट जरूर याद रखना, हमारे पास सब कुछ आएगा अगर हम लोग कैपेसिटी रखते हैं उसको लेने की, है ना। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें बोला था, तुम्हें साइड में दिख रहा है ऑलरेडी। तो ये बात बहुत सत्य वचन है बेटा। ठीक है। हमारे पास सब कुछ आएगा, हम अगर हम लोग कैपेसिटी रखते हैं उसे मिलने का। एमबीबीएस हमारे पास आएगा अगर हम लोग कोशिश करते रहेंगे। हम लोग कोशिश करते ही रहेंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं। ठीक है। कोशिश करते रहेंगे। और बस, और क्या। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट दिन तुमसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, मिलने वाले हैं उस दिन। ठीक है। तो आई होप तुमने आज क्लास एंजॉय किया। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। ठीक है। मैंने बहुत एंजॉय किया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।